हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, शीघ्र ही प्रस्तुत करने आ गए हैं अनिल मोहन के उपन्यास विस्फोट का दूसरा एपिसोड लेकर के। तो लीजिए, प्रस्तुत है विस्फोट का एपिसोड नंबर 2। देवराज चौहान ने दूर से ही सड़क की तरफ देखा। कार अभी भी उल्टी पड़ी थी। भीड़ के अलावा वहां ढेर सारी पुलिस भी नजर आ रही थी, परंतु उस भीड़ में कहीं भी रुस्तम राव या जगमोहन नजर नहीं आए। देवराज चौहान पैदल ही आगे बढ़ गया। टैक्सी में सवार होकर बंगले तक पहुंचा। बंगले से कुछ पहले ही देवराज चौहान ने टैक्सी रुकवा ली थी और वहां से पैदल ही बंगले तक पहुंचा था। जगमोहन और रुस्तम राव बंगले में नहीं थे। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। उस वक्त हालात ऐसे थे कि उसे यह देखने का वक्त ही नहीं मिला था कि जगमोहन को कैसी चोट पहुंची है, उसकी घायलावस्था गंभीर है या हल्की। सिगरेट सुलगाने के पश्चात दांत भींचे देवराज चौहान व्याकुलता भरे मन से टहलने लगा। वह जगमोहन के प्रति चिंतित था तो कालिदास फुलेरा और जगत खन्ना के प्रति उसके दिल में आग भड़क रही थी। उन लोगों ने तो अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ी थी उन्हें जान से खत्म करने की। यह तो उनकी किस्मत ही रही थी कि वह बच गए। और फुलेरा ने ऐसा इसलिए किया कि कहीं वह प्लेन हाईजैक के मामले में दखल देकर उसका काम खराब न कर दे। 2 घंटे के बेचैनी भरे इंतजार के बाद जगमोहन और रुस्तम राव वहां पहुंचे। जगमोहन कुछ ज्यादा ही घायल था। माथे और सिर पर बैंडेज हुई पड़ी थी। बैंडेज में भी खून के सुर्ख धब्बे नजर आ रहे थे। उसका चलना कुछ कठिन हो रहा था, परंतु वो होश में था और रुस्तम राव उसे सहारा दिए हुए था। देवराज चौहान के इशारों पर रुस्तम राव जगमोहन को सहारा दिए बेडरूम में पहुंचा और उसे बेड पर लिटा दिया। जगमोहन ने थकान भरे अंदाज में आंखें बंद कर ली। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर रुस्तम राव को देखा। कैसी हालत है? देवराज चौहान ने पूछा। बुरी, रुस्तम राव ने सिर हिलाकर कहा। बाप, जगमोहन तो मरते मरते बचा है। सिर पर गहराई तक चोट आई है, बहुत गहरा घाव होयला है, बहुत खून बहा है। अगर वक्त पर डॉक्टर न मिलता तो कोई भी गड़बड़ होयला बाप। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। डॉक्टर बोला ज्यादा हिलना नहीं, बरोबर आराम करने का। देवराज चौहान ने भिजे होंठों से कस लिया। मामला क्या है बाप? 16 वर्षीय लड़का कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। ये शोर शराबा क्यों होयला? कालिदास फुलेरा का नाम सुना है? देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर पूछा। रुस्तम राव ने फौरन सिर हिलाते हुए कहा। वो अक्खा बदमाशों का सरदार जो शहर में गुंडागर्दी मचाएला है? हाँ वही, यह सब उसने ही किया है। क्यों? देवराज चौहान ने सब कुछ बता दिया। ये तो कोई बात नहीं होएला बाप, झगड़े का मामला ही नहीं था। लेकिन फुलेरा ने यह सोचकर हमें मारने की कोशिश की कि हम कहीं उसी विमान का अपहरण करने की कोशिश ना कर लें और आ बैल मुझे मार। रुस्तम राव होंठ सिकोड़कर कह उठा। ऐसा करके फुलेरा ने खुद ही अपने वास्ते मुसीबत को बुलाया है बाप। हाँ, जो हरकत फुलेरा ने की है उसका किया तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में कहा। रुस्तम राव की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। अपन भी साथ चलेगा बाप? अपन नहीं, तुम यहीं रहोगे। इस हालत में जगमोहन को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। रुस्तम राव की नजरें जगमोहन पर जा टिकी जिसकी आंखें बंद थीं। पण बाप, वो फुलेरा बहुत बड़ा दादा होएला, तुम जगमोहन के पास रहो। देवराज चौहान ने कहा। मैं फुलेरा से मिलकर आता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान पलटा और सब कुछ जला देने वाले अंदाज में बाहर निकलता चला गया। रुस्तम राव के होंठों से गहरी सांस निकल गई। उसने एक नज़र पुनः जगमोहन पर डाली, फिर कुछ दूर पड़े फोन की तरफ बढ़ गया। रिसीवर उठाकर थापर का खास नंबर मिलाया तो फौरन ही थापर से बात हुई। नमस्कार थापर साहब। थापर की आवाज कानों में पड़ते ही रुस्तम राव आदर भरे स्वर में कह उठा। काम हो गया रुस्तम? थापर के शब्द उसके कानों में पड़े। नहीं थापर साहब, रुस्तम राव आदर भरे स्वर में बोला। रास्ते में ही उलझ गया था। क्या मतलब? रुस्तम राव ने सारी बात बता दी। ओह, जगमोहन कैसा है? खतरे से बाहर है, होश में है, रुस्तम राव ने बताया। थापर की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। मेरे लिए क्या हुक्म है थापर साहब? तुम तब तक देवराज चौहान के साथ रहो जब तक वह तुम्हें फुर्सत न दे दे। थापर का शांत स्वर आया। उस काम के लिए मैं किसी और को भेज देता हूँ। जी। लाइन कटने के बाद रुस्तम राव ने रिसीवर रखा।
बेड पर लेटे जगमोहन के पास पहुंचा। आहट सी पाकर जगमोहन ने आंखें खोली। तुम ठीक हो? रुस्तम राव ने पूछा। जगमोहन ने पलकें हिलाकर सहमति जता दी। देवराज चौहान को गए घंटे से ऊपर हो चुका था। रुस्तम राव जगमोहन के बेड के पास ही कुर्सी रखे बैठा था कि बाहर उसे आहट सी महसूस हुई। सतर्क सा हुआ रुस्तम राव फौरन उठा, जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली और कमरे से बाहर निकला, परंतु अगले ही पल ठिठक गया। सामने सोहनलाल नजर आया। रुस्तम राव को देखते ही सोहनलाल के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। तुम? सोहनलाल के होंठों से निकला। रुस्तम राव के होंठ सिकुड़ गए। रख ले, जेब में रख ले। सोहनलाल ने उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर पर नजर मारकर कहा, चलाने की जरूरत नहीं है, इसे देखकर ही मेरा काम हो जाता है। नशेड़ी, रुस्तम राव ने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा। गोली वाली सिगरेट पीनी छोड़ी कि नहीं? सोहनलाल ने अपने पीले दांत चमकाए और पिचके गालों पर हाथ फेर कर बोला, छोड़ने की बात करता है? एक और बढ़ गई है। मरेगा। तू क्या जिंदा रहेगा? सोहनलाल पुनः हंसा। 2 दिन ज्यादा जिंदा रह लेगा। मेरी मान तो खा पी कर मर। ऊपर जाकर जब हिसाब देगा तो क्या बताएगा कि क्या करके आया है? बोल दूंगा, रुस्तम राव तीखे स्वर में कह उठा। मेरे हिस्से की गोली वाली सिगरेट भी तिजोरी तोड़ सोहनलाल ने पी ली है, तब सारा इल्जाम तेरे सिर पर आ जाएगा। सोहनलाल मुंह बनाकर रह गया। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। लड़के, सोहनलाल ने कस लिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है। रुस्तम राव ने सोहनलाल को बता दिया कि किस तरह देवराज चौहान और जगमोहन पर जानलेवा हमला हुआ और क्या क्या हुआ। सुनकर सोहनलाल बेचैन हो उठा। अब जगमोहन ठीक है? सोहनलाल के होंठों से निकला। हाँ, सिर पर गहरी चोट है, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं। और देवराज चौहान अकेला गया है कालीदास फुलेरा के पास? हाँ, गलती कर गया देवराज चौहान, सोहनलाल व्याकुल स्वर में कह उठा। फुलेरा के बारे में सुन रखा है कि वह बहुत घटिया और कमीना इंसान है। खतरनाक तो वह है ही, और मेरे ख्याल में तो देवराज चौहान सब संभाल लेगा, रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। ना संभाल सका तो? रुस्तम राव होंठ भींच कर रह गया। और कुछ नहीं तो तू ही साथ चला जाता लड़के। जगमोहन के पास रहना ज्यादा जरूरी था। सोहनलाल बिना कुछ कहे आगे बढ़कर बेडरूम में प्रवेश कर गया। जगमोहन की आंखें खुली थी। दोनों की नजरें मिली। जगमोहन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान की लकीर उभरी। क्या हो गया तुझे? सोहनलाल उखड़े स्वर में कह उठा। जगमोहन के होंठ बंद ही रहे। अच्छा हुआ, सोहनलाल ने मुंह बनाया। कुछ दिन चुप तो रहेगा? हमेशा मुझे टोकता रहता था। मेरी तरफ 5 रुपए भी रह जाते थे तो वापसी के लिए पीछे पड़ जाता था। जगमोहन के होठों पर पुनः मुस्कान की लकीर उभरी। डॉक्टर ने 1-2 दिन इसे बोलने के लिए मना किया है। पास आ चुके रुस्तम राव की आवाज़ सोहनलाल के कानों में पड़ी। हिलने को भी मना किया है। सिर पर टांके लगे हैं, उनके खुलने का खतरा है। सोहनलाल ने सिर हिलाकर गर्दन घुमाकर रुस्तम राव को देखा। लड़के, सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट का कस लिया। तू कम बोला कर, मैं कौन सा इसे बोलने को कह रहा हूँ? और यह खुद बेवकूफ़ है क्या जो बोलेगा? अगर बोलना होता तो अब तक मुझे गिनती समझा चुका होता कि इसका कितना माल मेरी तरफ है। अच्छा हुआ जो यह बात तुमने मुझे बता दी। रुस्तम राव मुस्कुराया। क्यों? कम से कम मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तेरे को दिए पैसे वापस नहीं मिलते। मैं कौन सा तेरे से मांग रहा हूँ? सोहनलाल ने चिढ़े स्वर में कहा। और बात करते हुए कम से कम इस बात का तो ध्यान रख कि मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ। कहने के साथ ही सोहनलाल बेडरूम से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में जा बैठा। रुस्तम राव ने जगमोहन को देखा। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? रुस्तम राव ने पूछा। जगमोहन ने आंखों के इशारे से इनकार किया। मैं यहीं हूँ, कहने के साथ ही रुस्तम राव कमरे से निकला और सोहनलाल के पास पहुंचकर बोला, तुम किसी काम के लिए आए हो? सोहनलाल ने तीखी नजरों से रुस्तम राव को देखा। लड़के, अपने काम से मतलब रख। यह तेरा घर नहीं है जो तू इस तरह बात करे। रही बात काम की, तो मैं तेरे से ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। किसी से हाथ मिलाने की खातिर यहाँ वहाँ नहीं जाता, सोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा और गोली वाली सिगरेट का कस लिया। रुस्तम राव मुस्कुराकर रह गया। सोहनलाल को बेसब्री से इंतजार था देवराज चौहान का, परंतु मन में इस बात को लेकर व्याकुलता भरी हुई थी कि फुलेरा होटल जैसी जगह में देवराज चौहान के साथ कुछ बुरा न हो जाए, क्योंकि कालीदास फुलेरा वास्तव में दरिंदा इंसान था।
बांकेलाल राठौर ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर घूमते हुए होंठ सिकोड़े, तीखी नजरों से टेबल पार कुर्सी पर बैठे 45 वर्षीय दिनेश कटारिया को घूरा। दिनेश कटारिया थापर की मशीनरी का खास आदमी था और कई सालों से अपने हिस्से का काम कामयाबी से करता आ रहा था। दिनेश कटारिया बांकेलाल राठौर के अंडर काम करता था। उसी से उसको काम करने का ऑर्डर मिलता था और अपने काम की रिपोर्ट भी वह बांकेलाल राठौर को ही देता था। अब भी वह अपने काम की सफल रिपोर्ट बांकेलाल राठौर को देकर हटा था, परंतु उसके इस तरह घूरने पर दिनेश कटारिया उलझन में पड़ गया था। क्या हुआ राठौर साहब? कटारिया के होठों से निकला। आम मानो कि तन्ने बड़ो बड़ो काम कियो हो। बांकेलाल राठौर ने अपनी मूछों को उंगली लगाई। पर तू म्हारे को बेवकूफ समझो? दिनेश कटारिया ने बेचैनी से पहलू बदला। म्हारे को थारे पे पहले ही शक था, तब भी तो मन ने थारे पे नजर रखने को आदमी लगा दियो। एब थारी सारी करतूत म्हारे सामने होवे। दिनेश कटारिया ने बेचैनी से पहलू बदला। मेरे पीछे आपने आदमी लगा दिया था? हाँ, थारे पे नजर रखे वो और रिपोर्ट म्हारे को देवे। बीतो 4 महीनों की रिपोर्ट म्हारे पास होवे। बंदा तो तू काम का होवे, पर हेरा फेरी भी करो हो। बांकेलाल राठौर ने अपनी मूछ को उंगली लगाई। अब तू म्हारे को अपनी हेरा फेरी के बारे में बतायो या हम थारे को सब कुछ याद करायो? ये आप क्या कह रहे हैं राठौर साहब? मैं तो म्हारे सामने फालतू मत बोल कटारियो, सिर्फ सच्चो बोलो। 4 महीनों में तन्ने कितनी हेरा फेरी करो? मैं तो तू सीधो न बोलो, हम थारे को याद करायो। बांकेलाल राठौर ने तीखे अंदाज में टेबल थपथपाकर कहा। बीतो 4 महीनों में तन्ने 7 लाख की हेरा फेरी करियो। म्हारे पास पूरो सबूत होवो और म्हारे को तन्नो सफाई देने की जरूरत ना होवो। थारे को यो तो मालूम होवे कि थापर साहब थारी तरह के हेरा फेरी करने वालों को क्या सजा दयो। अब भी तो यो बात थारे म्हारे बीचों में ही रहो, पर बाद में थापर साहब। नहीं राठौर साहब, थापर साहब से कुछ मत कहिएगा। दिनेश कटारिया घबराकर कह उठा। क्यों, डर लागो क्या? दिनेश कटारिया ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। 7 लाख तो वो होवे जो म्हारे को मालूम हो, पहले का हेरा फेरी करो हो। दिनेश कटारिया का चेहरा फक पड़ गया था। तू चाहो कि बात थारे म्हारे ही बीच रहे हो? हाँ, कटारिया ने घबराए स्वर में सिर हिलाया। तो सौदा करो म्हारे साथ। बांकेलाल राठौर ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। म्हारे सौदे की पहली शर्त होवे कि 1 घंटे के भीतरों 10 लाख नकद म्हारी टेबल पर रखो। दूसरी शर्त होवो कि हम फिर कभी थारे को हेरा फेरी न करते देखो। अगर करो तो हम थारी गर्दन पकड़कर थापर साहब के सामने खड़ा कर देओ। तब तू जानो और थापर साहब जानो। बोल, मंजूर? हाँ हाँ, एकदम मंजूर राठौर साहब। बांकेलाल राठौर ने सख्त नजरों से कटारिया को घूरा। अब तू उठो। दिनेश कटारिया उठा। हम थारे को 1 घंटे का वक्त दयो 10 लाख लाने को। कितना वक्त दयो? 1 घंटे का। कटारिया ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। जा, अब जा, खड़ा होकर काय को मरो। म्हारे को 1 घंटे में 10 लाख लाकर दयो। दिनेश कटारिया ने बिना कुछ कहे सूखे होठों पर जीभ फेरी और पलटकर जल्दी से बाहर निकलता चला गया। बांकेलाल राठौर मूछ को उंगली लगाकर बड़बड़ा उठा। म्हारे को बेवकूफ समझो हो? बढ़ के रख दवांगा हरामजादे को। 1.25 घंटे के बाद बांकेलाल राठौर के सामने दिनेश कटारिया मौजूद था। उसने टेबल पर ब्रीफकेस रखा हुआ था जिसमें 10 लाख रुपया था। बांकेलाल राठौर ने ब्रीफकेस देखने के बाद दिनेश कटारिया को देखा और सख्त स्वर में बोला। तन्ने जैसे शराफत से मारे हवाले 10 लाख कियो, उसी शराफत से आगे को गड़बड़ ना करो। कसम खा लियो इस बात की, नहीं तो थारे बीवी बच्चों को कोई और मर्द पालो। समझो मारी बात? दिनेश कटारिया के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। एब तो थारे को माफ कियो, पण अगलो बारी थारे को वड़ के रख दयो। दिनेश कटारिया ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। म्हारा थोबड़ा क्या ताको, जाए सीधा रहो। दिनेश कटारिया सिर हिलाकर जल्दी से बाहर निकल गया। बांकेलाल राठौर ने ब्रीफकेस बंद किया और इंटरकॉम पर थापर से बात करी। नमस्कार थापर साहब, थारे पास फुर्सत होवो तो हम आयो का? आ जाओ। थापर का स्वर कानों में पड़ा और लाइन कट गई। बांकेलाल राठौर ने इंटरकॉम का रिसीवर रखा और उठने को हुआ
कि तभी टेबल पर मौजूद फोन की बेल बज उठी। उसने फौरन रिसीवर उठाया। हेलो बांकेलाल भैया, मैं दिव्या बोल रही हूँ। दिव्या बहना, तुम कहाँ से बोलो हो? रोम से। दिव्या की आवाज़ में बेचैनी थी। भैया, तुमने बोला था कि कभी तुम्हारी ज़रूरत महसूस हो तो तुम्हें फ़ोन कर दूं। मैं म्हारे को सब याद होवे। बहना, सब ठीक होवे कि नहीं? काम हो गयो का? हाँ भैया, काम तो हो गया, लेकिन मैं अपने आसपास खतरा महसूस कर रही हूँ। जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। दिव्या की आवाज़ में घबराहट थी। मुझे लगता है कि जैसे मैं रोम से हिंदुस्तान सलामत नहीं पहुँच पाऊंगी। कुछ लोगों को भी मैं अपने आसपास अपने पर नज़र रखते महसूस कर रही हूँ, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार के कहने पर रोम सरकार ने मुझे सुरक्षा दे रखी है। इस वजह से अभी तक ठीक हूँ। रोम की पुलिस तब तक ही मुझे सुरक्षा देगी जब तक कि मैं प्लेन पर नहीं चढ़ जाती। तो फिर खतरों किस बात का हो? एयरपोर्ट पर तो पुलिस वाले भी थारी सुरक्षा के लिए खड़े हो। वो कोई भी थारे को भैया मालूम नहीं, मुझे डर लग रहा है। दिव्या की आवाज़ में घबराहट थी। मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास आ जाओ और तांबे की ट्रे पर बने नक्शे को मुझसे लेकर उसकी सुरक्षा करो। हर समय मुझे डर लगता रहता है कि कोई उस खजाने के नक्शे वाली ट्रे के टुकड़ों को मुझसे छीन लेगा। अपने पुरखों के खजाने तक पहुँचने के लिए नक्शे की तांबे की उस आधी ट्रे को पाने के लिए मैंने बहुत भागदौड़ की है। अगर उसे कोई मुझसे छीन कर। बहना, तू फिक्र नहीं करो हो, हम रोम पहुँचो। फिक्र नहीं करो, हमारी बहना की तरफ जो हाथ बढ़ो हम उस हाथों को बढ़ के रख दो। हम रोम पहुँचो हो। शुक्रिया भैया। मैं म्हारे को शुक्रिया ना बोलो बहना, हम थारा भाई हो। वो थारे वास्ते को म्हारी गर्दन बढ़ गयो तो फिक्र नहीं, पण हम सबकी गर्दन बढ़ दयो। हम रोम आयो, तम वहाँ का पता म्हारे को दयो। दिव्या ने अपना पता और फ़ोन बांकेलाल राठौर को बताया। हम जल्दी थारे पास पहुँचो बहना। बांकेलाल राठौर ने रिसीवर रखा और होंठ भींचे सोच भरे अंदाज में नोटों वाला ब्रीफकेस उठाकर बाहर निकल गया। कुछ ही मिनटों बाद वह थापर के पास उसके ऑफिस में था। आओ बांके, थापर ने सामने पड़ी फाइल से नजरें उठाते हुए कहा। आगे बढ़कर बांकेलाल राठौर ने टेबल पर ब्रीफकेस रखा और कहा, थापर साहब, इसमें 10 लाख होवे। दिनेश कटारिया काम में थोड़ी बहुत हेरा फेरी भी कर तो था, यह उससे वसूलो है। थापर के माथे पर बल उभरे। ब्रीफकेस को देखने के बाद थापर ने कुर्सी की पुश्त से पीठ टिकाई और सिगरेट सुलगाकर कठोर निगाहों से बांकेलाल राठौर को देखा। और दिनेश कटारिया, समझा दियो उसे कि आगे कोई ऐसा करो तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि सांप डसने की आदत नहीं छोड़ सकता। थापर ने मौत भरे स्वर में कहा। और मैं गद्दार लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहता। बात तो आपो की ठीको होवे। बांकेलाल राठौर सिर हिलाकर कह उठा। पर दिनेश कटारिया बहुत काम का आदमी होवे। यही सोच हमने उसको लाइफ का एक चांसो दियो। अब वो गड़बड़ करो तो हम अपने हाथों से उसों को बढ़ देवे। म्हारो आदमी उसों पर बरोबर नज़र रखो और म्हारे को रिपोर्ट दयो। थापर ने कस लिया। दिनेश कटारिया की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है बांके। हमारी जिम्मेवारी रही थापर साहब। यह 10 लाख अकाउंटेंट को दे दो। थापर ने शांत स्वर में कहा। ठीक हो जी, बांकेलाल राठौर ने कहा और खड़ा रहा। थापर ने उसके चेहरे पर निगाह मारी। कुछ कहना चाहते हो? हाँ थापर साहब, बांकेलाल राठौर ने सोच भरे स्वर में कहा। बात यो होवे कि हमारी दूर की मुँहबोली बहन होवे दिव्या राठौर। बहुत कम उससे मिलन होवे। वो हमारी बाप की कुछ लगो हो और उसो हिसाब से हमारी बहनों ही लगो। कस लेता थापर बांकेलाल राठौर को देखता रहा। बात यो होवे कि इस वक्त हमारी बहना दिव्या राठौर खतरों में होवे। अब भी वह रोम से हमारे को फ़ोन करके वहाँ बुलायो। हमारा उसके पास पहुँचना बहुत ज़रूरी होवे। 2-4 दिन में हम वापस आ जायो। थापर ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। तो जाना चाहते हो? बांकेलाल राठौर ने सिर हिलाया। तुम जानते हो कल की फ्लाइट से मैं जापान जा रहा हूँ। इंडस्ट्री के लिए मशीनों का ऑर्डर देना है। तुम भी चले गए तो पीछे से काम कौन संभालेगा? थापर बोला। हम सब इंतजाम कर जाएगा थापर साहब, बांकेलाल राठौर कह उठा। सब कुछ ठीको ही चलो। थापर ने सोच भरे अंदाज में कस लिया। 60 करोड़ की ड्रग्स की खेप आ रही है जिसे अमेरिका भेजना है। उस खेप को थापर साहब, बांकेलाल राठौर फौरन कह उठा। ये सब बात हमारे पे छोड़ दीजिए।
जरा भी ऊंचो नीचो हो तो म्हारे को बट कर रख दयो। सबो मामलो एकदम फिट करो, फिर हम जायो। ठीक है, सब जिम्मेवारी तुम्हारी। बढ़िया थापर साहब, म्हारा सबो काम एकदम पक्का होवे, बाकीलाल राठौर ने कहा और 10 लाख वाला ब्रीफकेस वहां से लेकर बाहर निकलता चला गया। थापर पुनः अपने काम में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान 2.5 घंटे बाद वापस लौटा। उसके चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। बांह पर ऐसे जख्म का निशान था कि जैसे गोली रगड़कर गुजर गई हो। कपड़ों की हालत देखकर स्पष्ट लग रहा था कि हाथापाई भी हुई है। क्या रहा? रुस्तम राव के होठों से निकला। जगमोहन कैसा है? देवराज चौहान ने पूछा। ठीक है, रुस्तम राव ने सिर हिलाया। आराम कर रहा है। लेकिन बाप, फुलेरा के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। कालीदास फुलेरा और जगत खन्ना दोनों ही होटल में नहीं थे। उसके 4 आदमी मुझे शूट करने पड़े, नहीं तो वह मुझे शूट कर देते। ये मालूम कैसे होएला कि फुलेरा होटल में नहीं होएला? रुस्तम राव ने पूछा। उसके एक आदमी ने बताया था। सोहनलाल एक तरफ खामोशी से बैठा उनकी बातें सुन रहा था। कालीदास फुलेरा क्या चाहता है? सोहनलाल ने पूछा। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से सोहनलाल को देखा। विक्रम सिंह की तरह कालीदास फुलेरा भी उसी प्लेन को हाईजैक करवाना चाहता था। ओह! सोहनलाल चौंका। लेकिन विक्रम सिंह की तरह वह भी नहीं बताना चाहता है कि प्लेन का अपहरण क्यों कराया जा रहा है। सोहनलाल ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। प्लेन हाईजैक के बारे में सुनकर रुस्तम राव की आंखें सिकुड़ी। बाप, ये प्लेन हाईजैक का क्या रगड़ा है? रुस्तम राव ने पूछा। बच्चे बड़ों की बातों में दखल नहीं देते। सोहनलाल ने मुंह बनाकर उसे देखा, फिर देवराज चौहान को देखकर कह उठा। वहां से जब वापस आया तो कुछ देर बाद ही विक्रम सिंह का खास आदमी सतीश मनचंदा आ पहुंचा। बोला कि देवराज चौहान एक बार फिर विक्रम सिंह से मिल ले। विक्रम सिंह देवराज चौहान की बात का जवाब देने को तैयार हैं। देवराज चौहान के चेहरे पर जहान भर की कठोरता नाचने लगी। कालीदास फुलेरा भी उस विमान का अपहरण करेगा, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। इसका मतलब प्लेन में टकराव होगा, जो कि बहुत खतरनाक होगा। ज़्यादा गड़बड़ होने पर प्लेन सीधा कुएं में और सब मारे गए। सोहनलाल के होठों से निकला। अभी पक्का फैसला नहीं किया कि मैंने इस काम में हाथ डालना है कि नहीं। जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी मैं किसी भी हाल में इस काम में हाथ नहीं डालूंगा। बाप, रुस्तम राव उलझन भरे स्वर में कह उठा। आप उनको भी तो बोलो कि मामला क्या है, कौन से प्लेन को हाईजैक करेला है। जवाब देकर इस बच्चे के दिमाग को भी ठंडा करो। सोहनलाल ने मुस्कुराकर रुस्तम राव को देखा। लड़के, सब्र कर, सब मालूम हो जाएगा, लेकिन तेरे को साथ नहीं रखेंगे, सोहनलाल ने कहा। क्यों बाप, अपुन ने क्या तुम्हारा पॉकेट मारेला है? अपुन तो मासूम। चुप कर लड़के, चुप कर। तू मासूम? तेरे को मैं देख चुका हूँ। तू जालिमों का जालिम महाजालिम है, और जब तेरा दिमाग खराब होता है तो तू किसी को मालूम भी नहीं होने देता और अपनी कर गुजरता है। पिछली बार तूने जो गुल खिलाया वह भूला नहीं है मुझे। बाप, रुस्तम राव सिर खुजलाकर कह उठा। वो अपुन से एक बार गलती हो गया तो क्या हर बार होएला? अपुन का विश्वास, तेरे पर विश्वास करके मेरे को मरना है क्या? मालूम नहीं कब कहाँ मुसीबत खड़ी कर दे तू। सोहनलाल होंठ सिकोड़कर बोला। तूने कालू राम जैसे दैत्य को मारा, भगवान ही जाने कैसे मारा होगा, मेरे को तो विश्वास नहीं आता। रुस्तम राव के चेहरे पर मासूम मुस्कान उभरी। वानखेड़े को जानता है? इंस्पेक्टर वानखेड़े? जो जानता हूँ। जब अपन कालू राम को खिसकाएला तो वह हाथ पांवों से बंधा पड़ेला, सब देख रहा था। अब यह बात तो तेरे को वानखेड़े ही बता देगा कि अपन ने कालू राम को कैसे। बस बस, उस पहाड़ जैसे कालू राम की याद करके ही शरीर कांपने लगता है। रुस्तम राव ने देवराज चौहान को देखा, जो कस लेते गहरी सोच में डूबा था। बाप, अपन को बोलेगा कि तुम कौन से प्लेन को हाईजैक करेला है? देवराज चौहान ने रुस्तम राव को देखा। वह जानता था कि 16 बरस का मासूम खूबसूरत सा नजर आने वाला यह लड़का कितना बड़ा दरिंदा है। अभी कुछ तय नहीं हुआ है, देवराज चौहान ने कहा। काम करने का इरादा बना तो बता दूंगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान बेडरूम की तरफ बढ़ गया, जहां जगमोहन था। जगमोहन गहरी नींद में था, ठीक ठाक था। अपनी तसल्ली कर लेने के बाद देवराज चौहान वापस लौटा। जगमोहन ठीक कब तक होगा? डॉक्टर ने क्या कहा था? देवराज चौहान ने पूछा। वो ठीक है बाप, डॉक्टर बोला था कि आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा।
जख्म को ठीक होने में 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे। रुस्तम राव ने कहा। तुम देखना बाप, कल सुबह चलने फिरने लगेगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर कह उठा, तुम्हें वापस जाना होगा थापर के? अपन थापर साहब से बात किएला है। रुस्तम राव कह उठा। थापर साहब को सब मालूम हुआ तो वो बोला अपन तब तक देवराज चौहान के साथ रहे जब तक वो अपन को छुट्टी न दे दे। अब अपन तुम्हारी सेवा में होएला बाप। ठीक है, देवराज चौहान ने कहा, मैं 1-2 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम जगमोहन का ध्यान रखोगे, उसे वक्त पर दवा देना। फिक्र नहीं बाप, जब तक अपन है जगमोहन की फिक्र नहीं करने का। चलो। सोहनलाल उठ खड़ा हुआ। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। बाप, रुस्तम राव ने सिर खुजलाकर सोहनलाल को देखा। वो चुप कर, चुप कर। सोहनलाल ने हाथ हिलाकर कहा, काम पर जाते वक्त टोका मत कर। देवराज चौहान और सोहनलाल गए तो रुस्तम राव मुस्कुराता हुआ उन्हें जाता देखता रहा। फिर उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां जगमोहन था। देवराज चौहान और सोहनलाल विक्रम सिंह के महल नुमा बंगले पर पहुंचकर उससे मिले। विक्रम सिंह दोनों के साथ उस कमरे में पहुंचा और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। विक्रम सिंह के चेहरे पर उलझन, बेचैनी, व्याकुलता सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। विक्रम सिंह ने दांतों से होंठ काटते हुए देवराज चौहान को देखा। तुम यह जानना चाहते हो कि मैं प्लेन हाईजैक क्यों करवाना चाहता हूँ? विक्रम सिंह बोला। हाँ, देवराज चौहान का स्वर शांत था। अगर वजह मुझे जची कि किसी यात्री को नुकसान नहीं होगा इस हाईजैक से, तो मैं तब हाईजैक के लिए तैयार होऊंगा, नहीं तो नहीं। विक्रम सिंह ने पहलू बदला। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात की गारंटी देनी होगी कि असल बात सुनकर तुम्हारी नीयत नहीं बदलेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे शब्द ही गारंटी हैं। देवराज चौहान ने बात काटकर कहा। 2 पलों की खामोशी के बाद विक्रम सिंह बेचैनी से कह उठा, कभी जैसलमेर के राजा अखिलेश प्रताप हुआ करते थे। मेरे पिता और दादाजी बताया करते थे कि अखिलेश प्रताप के पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन औलाद के नाम पर एक ही बिगड़ा हुआ लड़का था जिसने अपने राजघराने की इज्जत को ताक पर रखकर किसी गरीब लड़की से शादी कर ली। अखिलेश प्रताप अपने बेटे की इस हरकत से इस हद तक खफा हो गए कि उसे अपनी रियासत से निकाल दिया और फिर कभी उसका मुंह तक नहीं देखा और अपनी दौलत में से 1 पैसा तक न दिया। अपने चंद विश्वासी साथियों के साथ अखिलेश प्रताप ने अपनी सारी दौलत को किले के रास्ते किसी खुफिया जगह पर रख दिया और बाद में उन विश्वासी साथियों को जहर देकर मार दिया कि वह किसी को उसकी दौलत के बारे में न बता सके। और आज वह दौलत किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। विक्रम सिंह रुका। कस लेते देवराज चौहान एकटक उसे देख रहा था। सोहनलाल दिलचस्पी भरे अंदाज में विक्रम सिंह की बात सुन रहा था। विक्रम सिंह ने पुनः कहा, अखिलेश प्रताप ने बुढ़ापे के दिनों में जब उसे विश्वास हो गया कि वह ज्यादा दिनों का नहीं है, तो एक तांबे की ट्रे पर उस जगह का नक्शा बनाया जहां उसने अपनी दौलत रखी थी और उस तांबे की ट्रे को काटकर 3 टुकड़े कर दिए। इस दौरान अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में अपने बेटे वीरेंद्र प्रताप को तलाश करवाने की चेष्टा की, परंतु वह नहीं मिला। अखिलेश प्रताप की मौत के बाद उसका किला वीरान हो गया। कोई वारिस न होने की वजह से, किसी के दावा न करने के कारण सरकार ने वह किला अपने कब्जे में ले लिया। देवराज चौहान विक्रम सिंह का एक एक शब्द सुन रहा था। उधर वीरेंद्र प्रताप ने अपनी सारी जिंदगी गरीबों की तरह बिता दी। औलाद के नाम पर एक बेटी हुई जिसका नाम दिव्या रखा गया। आखिरी वक्त पर वीरेंद्र प्रताप ने दिव्या को बताया कि उसके दादा जैसलमेर के बहुत बड़े इलाके के भूतपूर्व राजा थे। तब तक दिव्या बड़ी हो चुकी थी, पढ़ लिख चुकी थी। वीरेंद्र प्रताप के देहांत के बाद दिव्या ने खुद को अखिलेश प्रताप की वारिस घोषित करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि अखिलेश प्रताप की सारी जायदाद पर उसका अधिकार है। दिव्या के पास वीरेंद्र प्रताप की बेटी और अखिलेश प्रताप की पोती होने के पूरे सबूत थे। ऐसे में अखिलेश प्रताप की सारी जायदाद दिव्या को मिली। जायदाद के नाम पर खंडहर हो चुका जैसलमेर का किला था। किले से मिली चीजों को सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा था, वह सब भी उसे वापस मिल गया। दिव्या उलझन में पड़ गई कि उसके पिता वीरेंद्र प्रताप ने तो बताया था कि उसके दादा के पास बहुत दौलत है, लेकिन दौलत के नाम पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। इस तरह 3 साल बीत गए। किले की हालत ऐसी नहीं थी कि उसमें रहा जा सके। किले की मरम्मत करने के लिए
लाखों रुपए चाहिए थे जो कि दिव्या के पास नहीं थे। विक्रम सिंह के खामोश होते ही सोहनलाल ने फौरन सहमति सिर हिलाया कि जैसे कह रहा हो कि आगे क्या हुआ। देवराज चौहान की नजरें विक्रम सिंह पर ही थीं और फिर एक दिन दिव्या की नज़रों में उस तांबे की ट्रे के टुकड़े नजर आए जो सरकार द्वारा जब्त किए गए सामान में मिले थे। वह 2 टुकड़े थे। उनके कटे होने की वजह से दिव्या का ध्यान उन पर गया। उन दोनों को मिलाकर देखा तो पहले उसे लगा जैसे उस पर नक्काशी की गई हो, परंतु फौरन ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि वह नक्काशी नहीं है बल्कि कुछ और ही है। उसने तांबे की ट्रे का तीसरा टुकड़ा तलाश किया लेकिन वह उसे नहीं मिला। दिव्या ने पुरातत्व विभाग के नक्शा एक्सपर्ट को ट्रे के वह दोनों टुकड़े दिखाए तो उसने बताया कि ट्रे के टुकड़ों पर छिपी दौलत तक पहुंचने का नक्शा बना है। इन टुकड़ों से इतना तो जाहिर है कि दौलत तक पहुंचने के लिए उसी किले से होकर रास्ता जाता है, लेकिन नक्शा अधूरा होने की वजह से यह मालूम नहीं हो सका कि किले में रास्ता किस तरफ से है। दिव्या ने किले में जाकर रास्ता तलाश करने की भरपूर चेष्टा की परंतु कोई फायदा नहीं हुआ तो वह ट्रे के तीसरे टुकड़े की तलाश में लग गई जिसके मिलने पर वह नक्शा पूरा हो जाना था। 5 साल की भागदौड़ के बाद दिव्या को मालूम हुआ कि तांबे की उस ट्रे का तीसरा हिस्सा रोम के किसी व्यापारी के पास है। दिव्या रोम जाकर उस व्यापारी से मिली और अपना परिचय देकर तांबे की ट्रे के टुकड़े के बारे में बात की तो उस व्यापारी ने बताया कि ट्रे का वह पीस उसके पिता ने किसी से लिया होगा जो कि उनकी मौत के पश्चात उनके सामान में मिला। दिव्या के मांगने पर व्यापारी ने कोई ऐतराज नहीं उठाया और कहा कि अगर वह उस तांबे की ट्रे के बाकी के 2 टुकड़े दिखा दे, वह टुकड़े उसके पास मौजूद टुकड़े के साथ के हुए तो वह उसे ले सकती है। दिव्या फौरन हिंदुस्तान लौटी और हर बात पर गंभीरता से सोचा। इतना तो वह समझ चुकी थी कि उसके दादा ने दौलत छिपाकर नक्शा बनाया है तो यकीनन वह बड़ी दौलत रही होगी। अब उसे इस बात का खतरा नजर आने लगा कि कोई उससे नक्शा छीन सकता है, उसकी जान को खतरा पैदा हो सकता है क्योंकि बहुत लोग जानते थे कि वह किस फिराक में है। ऐसे में उसने हिंदुस्तान सरकार से मदद मांगी। सरकार ने उसकी पूरी मदद की। इस वक्त दिव्या रोम पुलिस की सख्त निगरानी में है कि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। मेरे आदमी रोम जाकर अच्छी तरह तसल्ली कर चुके हैं कि दिव्या पर हाथ नहीं डाला जा सकता, उससे वह नक्शा हासिल नहीं किया जा सकता। व्यापारी से वह नक्शे की ट्रे का तीसरा हिस्सा ले चुकी है। रोम पुलिस की जिम्मेवारी दिव्या को नक्शे सहित प्लेन तक पहुंचाने की है और हिंदुस्तान पहुंचते ही वह पुनः पुलिस की सख्त निगरानी में होगी। ऐसे में दिव्या से वह नक्शा नहीं लिया जा सकता। अब एक ही रास्ता बचता है कि प्लेन को हाईजैक करके दिव्या से खजाने का नक्शा हासिल किया जाए। कहने के बाद विक्रम सिंह ने बेचैनी से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की नजरें विक्रम सिंह पर थीं। गोली वाली सिगरेट का कस लेकर सोहनलाल ने कहा, एक बात तो बताओ। क्या? विक्रम सिंह ने उसे देखा। तुम राजा महाराजाओं के वंश से हो, तुम्हारे पास दौलत ही दौलत है, फिर तुम्हें इस मामले में आने की क्या जरूरत है? सोहनलाल ने मुंह बनाया। विक्रम सिंह ने दोनों हाथ आपस में रगड़े। बाप दादा की छोड़ी दौलत अब खत्म होती जा रही है और दौलत ही हमारी शान है। रियासतें नहीं रही तो क्या हुआ, हैं तो हम राजा ही। आने वाले वक्त में जब दौलत खत्म होगी तो तब हमारी क्या हालत होगी, हम क्या करेंगे? यही वजह है कि अखिलेश प्रताप की दौलत की हमें बहुत ज़रूरत है। विक्रम सिंह ने होंठ भींचकर हारे स्वर में कहा। दौलत की किसे ज़रूरत नहीं होती, सोहनलाल व्यंग भरे स्वर में कह उठा। विक्रम सिंह ने देवराज चौहान को देखा। इस वजह से मैं प्लेन हाईजैक के लिए कह रहा हूँ क्योंकि अखिलेश प्रताप की दौलत किसी खजाने से कम नहीं है। मैं उस दौलत को हर हाल में पाना चाहता हूँ। देवराज चौहान ने सिगरेट टेबल पर पड़ी एस्ट्रे में मस ली। उस नक्शे को पाने के लिए दिव्या को किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? नहीं, मैं हर वक्त पास रहूंगा। तुम सिर्फ उस लड़की से नक्शा लोगे, बस प्लेन के किसी यात्री को नुकसान नहीं होना चाहिए। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। नहीं होगा, इस वक्त तो यह हर बात मानेगा। सोहनलाल कड़वे स्वर में बड़बड़ा उठा। प्लेन को उस हवाई पट्टी पर उतारने के मैं तुम्हें 50 करोड़ दूंगा। पहले 50 करोड़ कम है, सोहनलाल बोला। विक्रम सिंह ने नाराजगी भरी नजरों से सोहनलाल को देखा। ठीक है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, लेकिन कुछ करने से पहले मैं उस हवाई पट्टी को देखना चाहता हूँ जो तुमने या तुम्हारे बेटों ने बनाई है। मैं अभी चलने को तैयार हूँ। विक्रम सिंह फौरन कह उठा। हम यहाँ से रात को रवाना होंगे।
देवराज चौहान ने कहा। विक्रम सिंह ने फौरन सिर हिलाया और फिर बोला, इस काम में मतलब प्लेन हाईजैक करने में सफल तो काम तो यही सोचकर कर रहा हूं कि सफल रहूंगा। देवराज चौहान ने उठते हुए कहा। वह 50 करोड़? विक्रम सिंह भी कह उठा। कब लोगे? कुछ पहले चाहिए तो काम करके ले लूंगा। विक्रम सिंह ने फौरन सिर हिलाया। उनमें यह तय हो गया कि रात को कहाँ मिलना है। सोहनलाल विक्रम सिंह के कंधे पर हाथ रखे उसे एक तरफ ले जाकर बोला, तुमने मुझे 10 लाख देने को कहा था अगर मैं तुम्हारे लिए काम के बंदे का इंतजाम कर दूं, जो कि कर दिया। देवराज चौहान बेशक पैसे बाद में ले, लेकिन मैं तो नकद पर विश्वास करता हूं। अभी चाहिए? अभी से भी अभी। जरा ठीक तरह से पैक करके देना। विक्रम सिंह कमरे से बाहर निकल गया। देवराज चौहान जेब में हाथ डाले सोच भरे ढंग से टहल रहा था। रुस्तम राव ने सोहनलाल के मुंह से प्लेन हाईजैक से वास्ता रखती हर बात सुनी। सब कुछ जानकर रुस्तम राव के होंठ सिकुड़ गए। प्लेन को हाईजैक करना, यह तो बहुत खतरे वाली बात होएला बाप, रुस्तम राव ने कहा। मैंने थोड़े ना विमान का अपहरण करना है, सोहनलाल ने लापरवाही से कहा। देवराज चौहान ने, एक ही बात होएला बाप, बाजी उल्टा पड़ेला तो गर्दन फंसी। मेरी थोड़े ना फंसेगी, देवराज चौहान की गर्दन फंसेगी। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। भागना पड़ेगा तो प्लेन में रास्ता भी नहीं मिलने का। मुझे थोड़े ना भागना पड़ेगा, देवराज चौहान को भागना पड़ेगा। रुस्तम राव ने सोहनलाल को घूरा तो सोहनलाल ने दांत फाड़े। तू अपन की बात को हवा में उड़ाएला है। तभी देवराज चौहान वहां पहुंचा। वह जगमोहन से मिलकर आया था, जो कि होश में था और पहले से अच्छी हालत में था, बातें भी कर रहा था। तुम चाहो तो जा सकते हो, देवराज चौहान ने कहा। सोहनलाल जगमोहन को देख लेगा। बाप, रुस्तम राव गहरी सांस लेकर कह उठा। अपन थापर साहब के पास पहुंचेगा तो वहां काम में बहुत बिजी होएला, इधर अपन को थोड़ा रेस्ट मारने का है। देवराज चौहान मुस्कुराया, सोहनलाल को देखा। तुमने इसे हाईजैक के बारे में बताया? सोहनलाल ने सहमति में सिर हिला दिया। तुम हाईजैक की वजह से हमारे साथ रहना चाहते हो? देवराज चौहान बोला। बाप, सिर खुजलाते हुए रुस्तम राव मुस्कुराया। अपन ने अक्खा जिंदगी में हाईजैक होते नहीं देखा। सुनेला बहुत है, एक बार प्लेन हाईजैक देखने का मौका दे दो बाप। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता के भाव नजर आने लगे। जिस काम को तुम मामूली समझ रहे हो वह काम, बाप, अपन जानेला है कि तुम जो काम करेगा वह मामूली नहीं होएला। खतरा है इस काम में, लेकिन अपन का तो काम ही रिस्क लेना है। खतरा अपन को बहुत अच्छा लगेला है। अपन तेरा कोई नुकसान नहीं करेला, जरूरत पड़ा तो तेरे काम ही आएगा। इनकार मत करना बाप। रुस्तम राव के चेहरे पर मासूमियत थी। देवराज चौहान जानता था कि यह खूबसूरत मासूम सा नजर आने वाला लड़का कितना खतरनाक है, कितना वहशी दरिंदा है। लड़के, सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट का तगड़ा कस लगाकर कहा, तू मुसीबत की जड़ है। तू कोई नया है जो हम तेरी बातों में फंस जाएंगे? तू तो हमें मुसीबत में डालेगा। देख बाप, अपन को बदनाम नहीं करने का। अपन तो ठीक है, अभी तुम जगमोहन के ही पास रहो, देवराज चौहान ने कहा। थैंक यू बाप। पड़ गई मुसीबत गले। सोहनलाल गहरी सांस लेकर बड़बड़ा उठा। देवराज चौहान और सोहनलाल विक्रम सिंह से रात को तयशुदा जगह पर मिले। विक्रम सिंह अपनी विदेशी कार में अकेला ही था। दोनों के भीतर बैठते ही विक्रम सिंह ने कार को दौड़ा दिया। उनके बीच कोई खास बात नहीं हुई। सोहनलाल तो पिछली सीट पर नींद में डूब चुका था। सुबह 4 बजे कार ने जंगल जैसी जगह में प्रवेश किया। यह सारी जगह हमारी है। कांटेदार तारों की बाड़ है। चौकीदार और नौकरों के परिवार यहाँ रहते हैं। यहाँ के रख रखाव का स्टाफ है, सब अपने हैं। यह जगह पूरी तरह सुरक्षित है, विक्रम सिंह ने कहा। कार आगे दौड़ती जा रही थी। देवराज चौहान अंधेरे में हर तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। तुम प्लेन को अपनी ही जगह पर उतारने को कह रहे हो? देवराज चौहान बोला। बाद में पुलिस को क्या जवाब दोगे कि यहाँ प्लेन कैसे उतरा, रनवे कैसे बन गया? मैं नहीं जानता यहाँ रनवे कैसे बन गया, विक्रम सिंह ने शांत स्वर में कहा। यहाँ पर मेरा कोई स्टाफ नहीं रहता और 6 महीनों से हमारा इधर आना भी नहीं हुआ। देवराज चौहान ने अंधेरे में विक्रम सिंह पर नजर मारी। तुम्हारी इस बात पर पुलिस विश्वास नहीं करेगी। करेगी, जल्दी नहीं तो देर बाद करेगी, लेकिन करेगी जरूर। हमारा भी रुतबा है, पुलिस में इतना दम नहीं कि हमें दबाकर नीचे बैठा दें।
विक्रम सिंह की आवाज में दृढ़ता थी। दिव्या से जब उस तांबे की नक्शे वाली ट्रे के तीनों पीस लिए जाएंगे तो यह काम हमारे आदमी कर रहे होंगे। हम तो अपने बंगले पर उस दिन अपने जन्मदिन की पार्टी दे रहे होंगे जहां शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी। चिंता की कोई बात नहीं, यह मामला हम संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ रहने वालों को तो लोगों ने देखा होगा। वह पुलिस को बता सकते हैं कि यह जगह खाली नहीं थी, यहाँ लोग रहते थे। देवराज चौहान ने कहा। हमने कब कहा नहीं रहते, रहते होंगे, लेकिन वह हमारे कर्मचारी नहीं थे, कोई दूसरे ही होंगे, क्योंकि 4 महीने से हमारे यहाँ के कर्मचारी हमारी दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं। विक्रम सिंह ने देवराज चौहान पर निगाह मारी। दरअसल यहाँ जो लोग मौजूद हैं वह महीना भर पहले आए हैं। इन्हें यहाँ कोई नहीं जानता और काम के बाद यह सब गायब हो जाएंगे। मेरे दोनों बेटे यहाँ हैं, लेकिन वह बाहर की तरफ नहीं जाते कि उन्हें कोई देख सके। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। विक्रम सिंह की बातों से उसे तसल्ली नहीं हुई थी, लेकिन यह सोचकर खामोश रहा कि बाद में क्या होता है इस बात से उसका कोई वास्ता नहीं। विक्रम सिंह ने वहां बने एक मकान के सामने कार रोक दी। देवराज चौहान ने देखा वह काफी बड़ा मकान था, करीब 5-6 कमरों का होगा। पहले चाय पी लें फिर, विक्रम सिंह ने कहना चाहा। जरूरत नहीं, हमें अभी वापस लौटना है, रनवे दिखाओ, देवराज चौहान बोला। तभी मकान से निकलकर अंधेरे में कोई कार की तरफ बढ़ता नजर आया। जब वह कार के हेडलाइट के सामने से गुजरा तो उसका एक हाथ जेब में था, जो कि यकीनन रिवॉल्वर पर था। वह पास पहुंचा। कैसे हो जौहर? विक्रम सिंह बोला। मालिक आप? उसके होठों से निकला। अर्जुन और सूरज को बुलाकर लाओ, विक्रम सिंह ने कहा। जौहर फौरन मकान में प्रवेश कर गया। जल्दी ही एक 30 और दूसरा 35 वर्षीय व्यक्ति जौहर के साथ बाहर आए। कार की हेडलाइट में देवराज चौहान ने देखा कि वह कीमती गाउन पहने हुए हैं। उनके चेहरों से साफ लग रहा था कि वह गहरी नींद से उठकर आ रहे हैं। पापा आप? एक के होठों से निकला। अचानक? दूसरे ने कहा। वह रनवे दिखाओ, लेकिन आप भीतर तो आइए। जो कहा है वह करो, कार में बैठ जाओ, विक्रम सिंह ने कहा। देवराज चौहान ने पीछे वाली सीट पर सोए सोहनलाल को नींद से उठाया। विक्रम सिंह के दोनों बेटे सोहनलाल के साथ बैठ गए। विक्रम सिंह ने कार आगे बढ़ा दी। पेड़ों की तरफ जाना है पापा। कुछ देर बाद कार ऐसी जगह पहुंच गई जहां पेड़ ही पेड़ थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह घना जंगल हो। कार पेड़ों से गुजरती आगे बढ़ती रही। दाईं तरफ पापा। और फिर कार उन पेड़ों के बीच बने रनवे पर जाकर रुक गई। हेडलाइट में रनवे चमक रहा था। देवराज चौहान कार से बाहर निकला और रनवे को हाथ लगाकर अच्छी तरह देखा। विक्रम और उसके दोनों बेटे भी बाहर आ गए थे। सोहनलाल कार में ही बैठा रहा। यह कौन है पापा? खामोश रहो। सिगरेट सुलगाने के साथ ही देवराज चौहान की नजरें इधर उधर जा रही थी। कार के हेडलाइट की रोशनी में सब साफ नजर आ रहा था। यह हवाई पट्टी करीब 70 फीट चौड़ी थी। प्लेन के उतरने के लिए इतनी चौड़ाई बहुत थी। मैं अभी आया, देवराज चौहान ने कहा और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर धीमी गति से कार आगे बढ़ा दी। सोहनलाल पिछली सीट पर ही बैठा था। देवराज चौहान ने कार से आधा किलोमीटर लंबे रनवे का पूरा चक्कर काटा। हर तरफ नजर मारने के बाद उसने कार वापस ला रोकी। बाहर निकलकर नई सिगरेट सुलगाकर विक्रम सिंह को देखा। रनवे की लंबाई कम है, यह बात मैंने पहले भी कही थी, देवराज चौहान ने कहा, लेकिन अब इतना वक्त नहीं कि इसे और बढ़ाया जा सके। विक्रम सिंह गंभीर स्वर में बोला। अगर पायलट एक्सपर्ट ना हुआ तो कुछ बुरा भी हो सकता है। अब तो जो होना है इसी रनवे पर होना है देवराज चौहान। विक्रम सिंह की आवाज़ में बेचैनी आ गई। मेरे ख्याल में पायलट इमरजेंसी में ऐसी जगहों पर, मुझे मत समझाओ कि पायलट क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि प्लेन उतरने के लिए इतना रनवे पर्याप्त नहीं है। यह जुदा बात है कि अगर पायलट कुशल हो तो वह यहाँ पर प्लेन लैंड कर सकता है। तभी सोहनलाल कार से बाहर निकला और देवराज चौहान की बाह पकड़कर एक तरफ ले गया। देवराज चौहान ने ठिठक कर सोहनलाल को देखा। मेरी बात मानोगे? सोहनलाल बोला। क्या? प्लेन हाईजैक के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? मुझे लगता है जैसे यह काम भारी मुसीबत की जड़ बनने जा रहा है, सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाते हुए कहा। जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम्हें डर लगता है तो साथ मत रहो, देवराज चौहान मुस्कुराया। यह बात मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। मेरी फिक्र मत करो, जो होगा भुगत लूंगा। मतलब कि नहीं मानोगे? देवराज चौहान बिना कुछ कहे विक्रम सिंह की तरफ बढ़ गया।
सोहनलाल गहरी सांस लेकर रह गया। देवराज चौहान पास पहुंचकर बोला, रनवे की साइडों में जो पेड़ ठीक से काटे हुए हैं, लेकिन रनवे के दोनों किनारों की तरफ से और पेड़ काटो, इस तरह कि लैंड होते वक्त पेड़ अड़चन पैदा न करें। विक्रम सिंह ने अपने दोनों बेटों को देखा। सुना? यस पापा, कल सुबह से हम यह काम शुरू कर देंगे। सोहनलाल भी पास आ पहुंचा था। जब प्लेन इस पट्टी पर लैंड होगा तब क्या वक्त होगा? देवराज चौहान ने पूछा। वह प्लेन रोम से शाम को 7 बजे चलेगा, विक्रम सिंह ने जल्दी से कहा। ऐसे में स्पष्ट है कि तब यहाँ रात ही होगी। तो प्लेन को रास्ता दिखाने का यहाँ क्या इंतजाम होगा? विक्रम सिंह ने अपने बेटों को देखा, फिर देवराज चौहान को। तुम कैसा इंतजाम चाहते हो? उस रात जब प्लेन ने यहाँ लैंड करना हो, प्लेन को आसमान में देखो तो इस रनवे के दोनों तरफ कुछ इस तरह लाइटें ऑन हो जानी चाहिए कि पायलट समझ जाए कि रनवे कितना लंबा है और उन लाइटों के बीच उसे लैंड करना है। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। विक्रम सिंह ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा। समझ रहे हो कि क्या कहा जा रहा है? यस पापा। पापा, प्लेन को हाईजैक यह करेंगे? हाँ, बाकी बातें बाद में करना। लाइटों का इंतजाम कल से करना शुरू कर दो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम सारा काम ठीक से निपटा देंगे। विक्रम सिंह ने देवराज चौहान को देखा। अब चलो यहाँ से, देवराज चौहान ने कहा, और रास्ते में रोम से आने वाले प्लेन के बारे में बताओ कि वह कितने बजे किस तारीख को रोम से हिंदुस्तान के लिए उड़ान भरेगा और फ्लाइट नंबर क्या है। इसके अलावा और जो भी जरूरी समझते हो वह भी बता देना। विक्रम सिंह ने सहमति से सिर हिलाया। दिव्या की कोई तस्वीर है? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, तुम्हें अपने तौर पर ही उसे पहचानना होगा, विक्रम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। दोपहर को 1 बजे वह वापस पहुंचे। रास्ते में विक्रम सिंह ने देवराज चौहान को प्लेन के बारे में सारी जानकारी दे दी थी। विक्रम सिंह ने कार वहां रोकी जहां रात में देवराज चौहान ने कार खड़ी की थी। अब तुम इस मामले में दखल देने की कोशिश मत करना, देवराज चौहान कार से बाहर निकलता हुआ बोला। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम प्लेन हाईजैक करने में सफल हो जाएं। विक्रम सिंह के चेहरे पर बेचैनी उभरी। सोहनलाल भी कार से बाहर आ गया। उसने जो 10 लाख विक्रम सिंह से झाड़े थे उन्हें वह कल ही अपने कमरे में रख आया था। अगर किसी बात के लिए मुझे जरूरत पड़े तो मैं तुमसे कैसे मिलूं? विक्रम सिंह ने पूछा। तुम्हें कहीं भी मिलने की जरूरत नहीं, मैं बीच में फोन कर लूंगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान आगे बढ़कर अपनी कार में जा बैठा। सोहनलाल के बगल में बैठते ही देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। विक्रम सिंह की कार वहां से जा चुकी थी। सोहनलाल गोली वाली सिगरेट सुलगाता हुआ गंभीर स्वर में कह उठा, अभी भी मान जाओ, छोड़ो इस झंझट वाले काम को। विमान का अपहरण करने में किसी भी तरह की परेशानी आ सकती है। अच्छा यही होगा कि कोई डकैती प्लान करो। आगे बढ़ने के बाद मैं पीछे नहीं लौटता सोहनलाल, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। पीछे मत लौटो, दाएं बाएं मुड़ जाओ। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। लेकिन आगे मत बढ़ो। मैंने तुम्हें हाईजैकिंग में साथ रहने को नहीं कहा। जो तुमने तो नहीं कहा, लेकिन मैं साथ ही रहूंगा। सोहनलाल ने दांत फाड़े। काम पूरा हो गया तो 50 करोड़ हाथ आएगा। ऐसे में 1-2 करोड़ का हकदार तो बन ही जाऊंगा। और अगर फंस गए तो ऊपर वाला मालिक। सोहनलाल ने एकाएक लंबी सांस ली। वैसे विक्रम सिंह है घटिया बंदा, उस दिव्या के माल पर नजर रख रहा है और खुद को राजा महाराजा की औलाद कहता है। वह जो मर्जी करे, हमारा काम सिर्फ प्लेन को हाईजैक करके उसकी बनाई हवाई पट्टी पर उतारना है। और जब तक विक्रम सिंह का काम खत्म नहीं होता तब तक यात्रियों की सुरक्षा करनी है कि विक्रम सिंह के आदमी किसी को नुकसान न पहुंचा सकें, किसी की जान न ले सकें। जगमोहन बेड पर तकिए के सहारे टेक लगाए बैठा था। रुस्तम राव पास ही कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा था। कुछ देर पहले ही लंच से फुर्सत पाकर हटे थे। बाहर कार रुकने की आवाज सुनाई दी तो रुस्तम राव के होठों से निकला, बाप, देवराज चौहान आयला है। कोई और भी हो सकता है। जगमोहन का स्वर धीमा था। नहीं, अपन जिस कार के इंजन की आवाज सुन लेता है दोबारा फौरन उस आवाज को पहचानेला। एक कार तो एक्सीडेंट में खल्लास होएला था, ये दूसरी कार का इंजन कुछ ज्यादा ही हिलेला। जगमोहन मुस्कुराकर रह गया। कदमों की आहट के बाद देवराज चौहान और सोहनलाल ने भीतर प्रवेश किया। अब कैसी तबीयत है?
देवराज चौहान जगमोहन के पास पहुंचा। ठीक हूँ, चलने फिरने के काबिल हूँ। अपन सुबह डॉक्टर बुलाया था, वो बैंडेज कर गया। बोला था 2 दिन और बैंडेज करने का है। लड़के, सोहनलाल ने कहा, बढ़िया सी चाय बना कर दो। अपन चाय बनाएगा बाप? रुस्तम राव उठता हुआ मुस्कुराया। अपन को नहीं बनाना आता? लड़के, सोहनलाल की आवाज़ तीखी हो गई, झूठ बोलता है। तू किचन का सारा काम जानता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि तू कालूराम को बर्गर बनाकर खिलाता था। और वो दूसरा बात था, अपन ने कालूराम को शीशे में उतार कर अपना काम निकालना था। तेरे को शीशे में उतारने का अपन का कोई इरादा नहीं है बाप। चाय का मन तो अपन का भी हो रहा है। रुस्तम राव दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, बन जाए तो एक इधर भी सरका देना। कहने के साथ ही रुस्तम राव कमरे से बाहर निकल गया। सोहनलाल जेब से गोली वाली सिगरेट निकालता हुआ बड़बड़ाया, ये लड़का तो हाथ नहीं रखने देता। फिर देवराज चौहान को देखा, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। सोहनलाल के जाने के बाद देवराज चौहान ने कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगा ली। कहाँ गए थे? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने विमान अपहरण से वास्ता रखती सारी बातें बताई। यह काम खतरनाक है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। हाँ, खतरनाक तो है, लेकिन पूरा हो सकता है। देवराज चौहान ने कस लिया। कालिदास फुलेरे का क्या हुआ? जगमोहन के पूछते ही देवराज चौहान के होंठ भिज गए। मैं फुलेरा होटल गया था, लेकिन कालिदास फुलेरा और जगत खन्ना नहीं मिले। उसके 4 आदमी मेरे हाथों सूट हो गए। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। जगमोहन की नजरें देवराज चौहान पर जा टिकी। ठीक होते ही मैं सबसे पहले कालिदास फुलेरा की तलाश करके उसे शूट करूंगा। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच उठे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? कालिदास फुलेरा की उस प्लेन में दिलचस्पी है जिसे मैं हाईजैक करने जा रहा हूँ। फुलेरा यकीनन उस प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करेगा। दिव्या के पास मौजूद नक्शे की उसे पूरी जानकारी है। ऐसे में फुलेरा से प्लेन में ही निपट लिया जाएगा। देवराज चौहान का स्वर कठोर था। तुम्हारे ख्याल में फुलेरा प्लेन को हाईजैक करने के लिए खुद आगे आएगा? देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में कस लिया। शायद नहीं। अगर फुलेरा समझदार हुआ, जो कि है ही, तो अपने आदमियों से यह काम करवाने की चेष्टा करेगा। अगर ऐसा हुआ तो इस काम से फुर्सत पाते ही पहला काम फुलेरा को उसकी हरकत की सजा देंगे। उसने हमारी जान लेने की कोशिश की है, तो इसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर भुगतना होगा। जगमोहन के चेहरे पर क्रोध उभरा, परंतु फौरन ही खुद पर उसने काबू पा लिया। प्लेन हाईजैक के वक्त अपने साथ किसे रखोगे? देवराज चौहान ने जगमोहन की हालत देखी। तुम घायल हो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। सोहनलाल मेरे साथ रहेगा और किसी दूसरे को? रुस्तम राव को साथ ले लो, जगमोहन ने कहा। रुस्तम राव को लूंगा तो सोहनलाल को तुम्हारे पास छोड़ना होगा, देवराज चौहान ने कहा। मैं ठीक हूँ, अब चल फिर सकता हूँ, अपने काम खुद कर सकता हूँ, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। पक्का? हाँ, तुम लोगों को काम करने में अभी 4-5 दिन लगेंगे। तब तक तो मेरी हालत काफी हद तक ठीक हो जाएगी। जगमोहन के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। देवराज चौहान भी मुस्कुरा पड़ा। ठीक है, इस काम में सोहनलाल और रुस्तम राव मेरे साथ रहेंगे। हम तीनों प्लेन को आसानी से संभाल सकते हैं। पायलट को अपने इशारे पर चलने को मजबूर कर सकते हैं। जरा सी भी लापरवाही सब कुछ खत्म कर सकती है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। जानता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक रहेगा, देवराज चौहान ने उसे तसल्ली दी। विक्रम सिंह से 50 करोड़ लिए? नहीं। क्यों? जगमोहन का स्वर कुछ तेज हुआ। 50 करोड़ तो पहले लेना चाहिए था। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। जरूर ले लेता, वह दे भी देता। देवराज चौहान ने कस लिया। लेकिन यह बड़ा काम है, खतरनाक काम है, असफलता भी हाथ लग सकती है। मैं नहीं चाहता कि 50 करोड़ पहले ले लूं और किसी वजह से उसका काम अधूरा रह जाए। अगर सफल रहे तो प्लेन के विक्रम सिंह के रनवे पर उतरते ही 50 करोड़ मेरे हाथ में रहेगा। जगमोहन मन ही मन गहरी सांस लेकर रह गया। वह यही सोच रहा था कि अगर घायल न होता तो विक्रम सिंह से 50 करोड़ नहीं तो कम से कम 25 करोड़ तो पहले झाड़ ही लेता। काम कब शुरू कर रहे हो? जगमोहन ने पूछा। 3-4 दिन में रोम पहुंचकर वहां के हालातों को देखना होगा। फिर उसी प्लेन में जिसमें दिव्या नक्शे के साथ वापस आ रही है, सीटें बुक करानी होंगी। जगमोहन के चेहरे पर चिंता के भाव नजर आने लगे।
तभी सोहनलाल चाय के साथ वहां आ पहुंचा। एक देवराज चौहान और दूसरी जगमोहन को देने के बाद बाहर निकल गया। बांकेलाल राठौर रोम पहुंचा। दिव्या के बताए पते और फोन नंबर के सहारे वहां उस तक पहुंचा और रोम पुलिस की बातों का तसल्ली से भरा जवाब दिया। फिर दिव्या से बांकेलाल राठौर की इंटरकॉम पर बात कराकर दिव्या से पूछा गया कि क्या वह इस आदमी से मिलना चाहती है। तब कहीं जाकर बांकेलाल राठौर को दिव्या तक पहुंचाया गया। रोम पुलिस ने दिव्या को पर्याप्त सुरक्षा दे रखी थी। भैया, बांकेलाल राठौर को देखते ही दिव्या के होठों से खुशी से भरा स्वर निकला। दिव्या 18 वर्ष की खूबसूरत युवती थी। चेहरा देखकर ही इस बात का अंदाजा हो जाता था कि वह दृढ़ता भरे विचारों वाली युवती है। इस वक्त दिव्या और बांकेलाल राठौर कमरे में अकेले थे। हम आ गए हो बहना, अब चिंता का करत हो, हम सबको बट के रख देगा। कुर्सी पर बैठते हुए बांकेलाल राठौर ने मूछों को हाथ लगाकर दिव्या को देखा, जिसकी आंखों में घबराहट के जैसे स्थायी भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। भैया, दिव्या का स्वर भर्रा उठा, मारे होते हुए तू क्यों फिक्र करे? क्या बात हो गई? यहाँ की पुलिस थारे पे नजर रखो, थारे को प्लेन में बिठायो और हिंदुस्तान में प्लेन के उतरते ही वहाँ की पुलिस थारा ध्यान रखो। ऐसों में थारे को चिंता का हो जो म्हारे को बुलायो। बांके भैया, दिव्या की आवाज में घबराहट के भाव उभरे। कुछ लोग मेरे दादा के खजाने को मुझसे छीन लेना चाहते हैं, मुझसे नक्शा लेना चाहते हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान में भी मेरे पीछे थे और रोम में भी। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम सबको बट के रख देगा। म्हारे को पूरी बात बतायो, कौन है वो हरामी? मैं उन्हें नहीं जानती। जब हिंदुस्तान वापस पहुंची कि नक्शे का तीसरा हिस्सा लेने के लिए वहां रखे 2 हिस्से ले आऊं, तो तब भी कुछ लोगों ने फोन पर मुझसे बात की कि मैं उसके साथ मिल जाऊं और जो दौलत मिलेगी वह आधी आधी, नहीं तो वह मेरी जान ले लेंगे। रोम में भी फोन पर मुझे ऐसी धमकियां मिल रही हैं। कुछ लोग मुझसे नक्शा ले लेना चाहते। तू फिक्र ना कर, पुलिस थारे साथ। पुलिस के पास होने पर भी मुझे डर लग रहा है। मैं खुद को अकेली महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है जैसे दादाजी के खजाने का वह नक्शा मुझे किसी मुसीबत में डाल देगा। दिव्या ने घबराहट भरे स्वर में कहा, तुम नहीं जानते कि मैं कितनी परेशानी में रह रही हूँ। बांकेलाल राठौर ने मूंछों को उंगली लगाकर सिर हिलाया। हम समझ गए हो थारी हालत। यो बता कि तू म्हारे से क्या चाहे? भैया, मैं चाहती हूँ कि नक्शे को तुम अपनी हिफाजत में ले लो। जब तक यह मेरे साथ रहेगा मेरी जान सूखी रहेगी। तुम्हारे अलावा मैं इस दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। इतनो बड़ो भार तुम्हारे सिर पर रखकर तुम्हारे को धर्म संकट में डालो। प्लीज भैया, इनकार मत करो। हम इनकार ना करो। तुमको अपनी बहना मानो तो थारी बात मानना मारो फर्ज होवे। हम बस भैया, और कुछ मत कहना। इसके साथ ही दिव्या ने अपने कपड़ों में छिपा रखे छोटी सी तांबे की ट्रे के 3 पीस निकाले जो कागज में लिपटे हुए थे। उन्हें बांकेलाल राठौर की तरफ बढ़ा दिया। लो भैया, अब यह तुम्हारी हिफाजत में है। बांकेलाल राठौर ने कागज खोलकर उस तांबे की छोटी सी ट्रे के 3 टुकड़ों को देखा। उन्हें आपस में मिलाया तो स्पष्ट रूप से ट्रे नजर आने लगी, जिस पर खूबसूरती के साथ नक्काशी की नजर आ रही थी। परंतु ध्यान से देखने पर इस बात का एहसास होने लगा कि वह नक्काशी न होकर कुछ और ही है। बांकेलाल राठौर उन टुकड़ों को इकट्ठा करके पुनः कागज में लपेटकर खड़ा हुआ और उन्हें सुरक्षित ढंग से अपने कपड़ों में छिपा लिया। इस नक्शे का ध्यान रखना बांके भैया। फिक्र मत कर बहना, थारे को नक्शों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। बांकेलाल राठौर गंभीर स्वर में बोला, अब थारे को हिंदुस्तान जाना चाहिए या ये यहाँ पर कुछ कार्रवाई का पूरा होना बाकी है जो 3-4 दिन में हो जाएगी। 5 दिन बाद के प्लेन की टिकट बुक है। दिव्या ने कहा, कौन सा प्लेन होवे? म्हारे को बता दयो, हम उसी प्लेन में थारे साथ ही वापस जायो। भैया, तुम पहले ही हिंदुस्तान चलो, तू म्हारी फिक्र क्यों करो? बांकेलाल राठौर ने मूछ को उंगली लगाई। म्हारे को उस प्लेन के बारे में बतायो और अब थारे को किसी बात की चिंता करने की जरूरत न हो। वो दिव्या ने बांकेलाल राठौर को प्लेन के जाने का दिन और फ्लाइट नंबर बता दिया। बांकेलाल राठौर रोम के उस होटल में पहुंचा जहां वह एयरपोर्ट से सीधा आकर ठहरा था और फिर दिव्या से मिलने गया था। अभी 3-4 दिन रोम में ही उसे बिताने थे।
बांकेलाल राठौर ने नहा धोकर खाने का ऑर्डर दिया। नक्शे वाली तांबे की ट्रे के टुकड़ों को उसने पहले की तरह ही अपने कपड़ों में छिपा लिया था, ऐसे कि उनका उभार नजर न आए। तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई। बांकेलाल राठौर ने यह सोचकर दरवाज़ा खोला कि वेटर लंच लेकर आया होगा, लेकिन वहाँ जगत खन्ना 2 आदमियों के साथ खड़ा था। बांकेलाल राठौर ने उन्हें न जानने वाले अंदाज में देखा। तीनों कीमती सूटों से अच्छे इंसान नजर आ रहे थे, परंतु आंखों की क्रूरता भी स्पष्ट नजर आ रही थी। मारे रूम का डोर क्यों खटखटाओ? बांकेलाल राठौर देख चुका था कि सामने खड़े लोग भी उसके देश के, हिंदुस्तान के हैं। उसकी निगाह तीनों पर जा रही थी। हमें आपसे ही मिलना था, आपकी तरह हम भी हिंदुस्तानी हैं। जगत खन्ना मुस्कुराया। वो तो हमको नजर आवे ही, पर थारे को मारे से क्या काम होवे? बांकेलाल राठौर ने जगत खन्ना को देखा। मारा मूड इस वक्त खास बढ़िया ना हो वो। जगत खन्ना मुस्कुराता रहा। ऐतराज ना हो तो हम भीतर आ जाएं, जो 2 बात करनी है वह आसानी से हो जाएंगी। बांकेलाल राठौर ने होंठ सिकोड़े और पीछे हट गया। जगत खन्ना अपने दोनों साथियों के साथ भीतर प्रवेश कर गया। बांकेलाल राठौर दरवाजा बंद करके पलटा तो उसने जगत खन्ना को सिगरेट सुलगाते पाया। तुम? जगत खन्ना कस लेकर बोला। राजस्थानी हो? हाँ, हम बीकानेर के होवे। बांकेलाल राठौर ने अपनी मूछ को हाथ लगाया, परंतु जगत खन्ना की आंखों में बसी क्रूरता देखकर वह सावधान हो चुका था। साथ ही उसे तांबे की ट्रे पर बने नक्शे का ध्यान आया जो उसके कपड़ों में छिपा था। पण हमारी वो गुरदासपुर की होवे को वही वजह होवे कि हम कभी कभी पंजाबी भी बोले हो। गुरदासपुर में उसकी गली में उसके लिए हम 2 सालों कमरा किराए पर लेकर रहे हो। पण म्हारो तो किस्मत ही खराब होवे कि उसकी डोली को कंधा देना ही म्हारो नसीब में लिखो था। फिर तो हम पूरा हिंदुस्तान घूमो, जगह जगह रहा, तो हमारी भाषा में आपको हिंदुस्तान की सबो भाषा के शब्द मिलो। जगत खन्ना मुस्कुराया। दिलचस्प आदमी हो। अब अपनी बोल, थारे को क्या कहना होवे? मुंबई गए हो? जगत खन्ना ने कस लेकर पूछा। हाँ, अपन मुंबई में ही काम करो हो। को क्या बात होवे? तो फिर तुमने मुंबई के कालिदास फुलेरा का नाम सुन रखा होगा। मुंबई के आधे से ज़्यादा अंडरवर्ल्ड में फुलेरा की चलती है। सुना है कभी यह नाम? बांकेलाल राठौर मन ही मन सतर्क हो गया। हाँ, लगो ऐसा कि सुनो ये नाम, पर बात क्या होवे? मैं फुलेरा का सबसे खास आदमी हूँ। जगत खन्ना कहते हैं मुझे। बांकेलाल राठौर ने जगत खन्ना का नाम भी सुन रखा था। उसे खतरा सा महसूस होने लगा। म्हारे को बोलो, हम थारी का सेवा करो? बांकेलाल राठौर ने मूछ को उंगली लगाई। तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई। जगत खन्ना के हाथ में फौरन रिवाल्वर आई और चेहरे पर कठोरता। ध्यान रहे, हम तुम्हारे दोस्त हैं, वरना। जगत खन्ना ने हाथ में पकड़ी रिवाल्वर हिलाई। बांकेलाल राठौर का चेहरा सामान्य रहा। तब म्हारे दोस्त तो हो, म्हारे देश हिंदुस्तान के हो, तो रिवाल्वरों को भीतरों डालो। बांकेलाल राठौर ने जगत खन्ना के साथ के आदमी से कहा। तू खड़ो खड़ो क्या करो? दरवाजा खोलो कि नहीं? दरवाजे पर पुनः थपथपाहट पड़ी। जगत खन्ना ने रिवाल्वर जेब में रखी, परंतु हाथ जेब में पकड़े रिवाल्वर पर ही रहा। बांकेलाल राठौर के प्रति वह सतर्क था, जबकि बांकेलाल राठौर उसके प्रति लापरवाह बना हुआ था। बाहर वेटर था जो खाना लेकर आया था। वह खाने की ट्राली रूम में छोड़कर चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया। बांकेलाल राठौर आगे बढ़ा और ट्राली में पड़े खाने के सामान को उठाकर टेबल पर रखा और पास में कुर्सी खींचकर बैठता हुआ बोला। म्हारे को तो चौकी भूख लागे, हम खाता है, तुम बातें करो खन्ना भाइयों। कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर ने खाना शुरू कर दिया, जैसे कोई दूसरा कमरे में हो ही ना। उसे घूरता जगत खन्ना पास पहुंचा। खाने को मूडो होवे तो ऑर्डर दे दो, बिल म्हारे खाते पर चढ़ आए, फिक्र नहीं करो तुम। जगत खन्ना शब्दों को चबाकर बोला। कुछ देर पहले दिव्या से मिले थे? हाँ, पर थारे को कैसे पता चला? बांकेलाल राठौर काफ़ी हद तक मामला समझ रहा था। क्यों मिले? थारे को क्या, हम किसी से भी मिलो, तुम म्हारे से क्यों पूछे हो? जगत खन्ना का चेहरा कठोर हो गया। मैंने तुम्हें बताया था कि कालिदास फुलेरा के आदमी हैं। यह सुनकर ही तुम्हें सीधा हो जाना चाहिए था। और फिर मैं जगत खन्ना का तो मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना ही नाम है। समझदार बनो, हम खून खराबा नहीं करना चाहते। हमने कौन सी गोली चला दे हो
जो खून खराबो हो गयो। बाकीलाल राठौर उखड़े स्वर में कह उठा और जगत खन्ना को देखा। म्हारा मूड उखड़ो होवो, म्हारे से जो बात भी करो पण दिव्या की बात मत करो, हमको उससे नफरत हो गयो। कहने के साथ ही वह गुस्से से भरे अंदाज में पुनः खाने लग गया। ऐसे खा रहा था जैसे गुस्सा उतार रहा हो। क्या बात हुई दिव्या के साथ? जगत खन्ना ने उसे घूरते हुए पूछा। का नहीं होवे, बाकीलाल राठौर गुस्से से दही बड़ा हाथ से उठाकर मुंह में ठूस कर कह उठा। दिव्या के माँ बाप गरीबों थे, बीकानेर में हमारे ही पड़ोस में रहते थे। हमारे माँ बाप दिव्या के माँ बापों की पूरी हेल्प करो, रोटी दयो, दाल पानी दयो। यो दिव्या तो दिन में 4-4 बार म्हारो ही घर में रोटी खावे। म्हारे को अब भी तक याद होवे कि दिव्या के बापों ने म्हारे बाप से 1200 रुपये उधार लियो, जो अब भी तक न लौटाओ। बाकीलाल राठौर के चेहरे पर गुस्सा भरा नजर आ रहा था। अब म्हारे को खबर मिलो कि दिव्या दौलत वाली हो गयो तो मन ने सोचा कि अपने बुरे दिनों की याद करो के वो म्हारे को भी 50 लाख तो दे ही दयो, पण वो तो बहुत ही कमीनी निकलो। म्हारे को बोले थारा 1200 रुपया मिल जायो। लानत हो ऐसो 1200 पर जो हम ले लियो। हमने वो 1200 भी दानों में दे दियो। वो अमीर बनो, म्हारे को का म्हारी मूछों की भी इज्जत होवे कि ना ही। जगत खन्ना बाकीलाल राठौर को घूरता रहा। बाकीलाल राठौर ने एक सिर उठाकर उसे देखा। म्हारे को एक बात तो बताओ, क्या थारे से भी दिव्या के माँ बापों ने पैसे मारे हो का? नहीं, बच गयो तुम। वो बहुत कमीनी होवे। हमारी बातों को कान में तेल डालकर सुना। वो लाखों बातों करके भी पीसो मांगो तो साली को फूटी कौड़ी भी मत दयो। बहुत कमीनी होवे वो। मन ने तो भुगत लियो, मन करे तो ताभी जाकर भुगत ले। बचपनों में तो मारा पीछे न छोड़ो और अब मारे को बोले। थारी तो मूछ भी मारे को अच्छी न लागे। कहने के साथ ही बाकीलाल राठौर ने मूछ को उंगली लगाई और उखड़े अंदाज में खाने में व्यस्त हो गया। जगत खन्ना ने अपने दोनों साथियों को देखा। तुम सच बोल रहे हो? जगत खन्ना ने राठौर को देखा। तो क्या तू म्हारे को झूठा समझो? अब वो दौलत वाली कमीनी दिव्या सच्चो हो गए होगा? बाकीलाल राठौर तीखे स्वर में कह उठा। यो बात होवे तो जाकर उस कमीनी से पूछ लो, पण थारे को म्हारे मामलों से क्या लेना है? तुम यो बातें म्हारे से क्यों पूछो हो? कुछ कहने की अपेक्षा जगत खन्ना पलटा और अपने साथियों से बोला, आओ। तीनों दरवाजे की तरफ बढ़े। भाइयों सुनो तो, म्हारे को बताओ मामला क्या होवे हम। तब तक जगत खन्ना और उसके दोनों साथी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए थे। बाकीलाल राठौर के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। वह उठा और आगे बढ़कर दरवाजा भीतर से बंद करके मूछ को उंगली लगाकर बड़बड़ा उठा। कालीदास फुलेरा भी इस मामला में कूदो हो। हमारे कपड़ों में पड़ो खजाने के नक्शों की सुरक्षा का सवाल न होवे तो हम अब भी इसको बढ़कर रख देता। कमरे से बाहर निकलते ही जगत खन्ना अपने आदमियों से बोला, प्लेन हाईजैक का प्लान वैसा ही बना रहेगा जैसा कि तय हो चुका है। अपने आदमियों को सतर्क कर दो कि दिव्या पर कड़ी नज़र रखें और जो भी उससे मिले उसका पीछा करके उसका नाम ठिकाना जानने के बारे में हमें फौरन खबर दें। जी। इस राजस्थानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? दूसरा बोला, यह दिव्या का पुराना जानकार लगता है जो कुछ पाने के लालच में हिंदुस्तान से भागा भागा रोम आ गया दिव्या से मिलने, और दिव्या ने इसे घास तक नहीं डाली, तभी तो सड़ा बैठा है। जवाब में दोनों ने सिर हिला दिया। देवराज चौहान, सोहनलाल और रुस्तम राव अलग अलग हिंदुस्तान से रोम पहुंचे। फिर तयशुदा होटल में अपना अपना कमरा बुक कराकर ठहरे और उसके बाद आपस में मिले। जगमोहन की हालत अब पहले से कहीं बेहतर थी। रोम में इस वक्त ठंडा मौसम चल रहा था। सोहनलाल ने खुद को प्लेन पर सफ़र करने के काबिल बनाने के लिए नया रेडीमेड सूट और जूते खरीदे थे। खुद को अच्छी तरह चमका लिया था। यह जुदा बात थी कि उसके बदन पर पड़ा सूट हैंगर में लटके सूट जैसा लग रहा था। विक्रम सिंह से मिले 10 लाख में से उसने दिल खोल कर खर्चा किया था। सोहनलाल और रुस्तम राव देवराज चौहान वाले कमरे में आ गए थे। काफ़ी मंगवा ली थी और घूंट भरते हुए रुस्तम राव कह उठा, बाप अपन के दिमाग में एक आइडिया आयला है। हो गया शुरू। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान ने उसे देखा। बाप, रुस्तम राव सोच भरे स्वर में कह उठा, प्लेन को हाईजैक करने के लफड़े में पड़ने से क्या फ़ायदा? विक्रम सिंह तो वो नक्शा मांगता है जो दिव्या के दादे के खजाने का है। देवराज चौहान उसे देखता रहा। लड़के,
सीधे सीधे बोल, क्या कहना चाहता है? सोहनलाल अपने नए कोट का कॉलर ठीक करता हुआ बोला। अपन का कहना है कि रुस्तम राव ने सोहनलाल को देखने के बाद देवराज चौहान को देखा, ये मालूम करके कि दिव्या किधर को है, उससे नक्शा हासिल करने की कोशिश करेला। देवराज चौहान ने हाथ उठाकर उसे रोका तो रुस्तम राव खामोश हो गया। हमने क्या काम करना है? विक्रम सिंह से हमारी क्या बात हुई है? देवराज चौहान बोला। प्लेन को हाईजैक करेला है, किसी नक्शे को हासिल करने की बात नहीं हुई। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा, किसी से कोई चीज़ छीनने जैसा काम नहीं करना, आज तक नहीं किया। किसी इंसान की अमानत में खयानत मैं कभी नहीं करता। डकैती करना अलग बात है, वह पैसा सरकारी या फिर किसी प्राइवेट संस्था का होता है। किसी इंसान से मैं उसकी जाती चीज़ नहीं छीनता। रुस्तम राव कुछ नहीं बोला। नक्शा विक्रम सिंह को पाना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। देवराज चौहान ने पूर्ववत लहजे में कहा, मेरा काम तो विमान को अपहरण करके उसे विक्रम सिंह की बनाई हवाई पट्टी पर उतारना है। सुना लड़के? सोहनलाल ने व्यंग से कहा। जवाब में रुस्तम राव मुस्कुराकर रह गया। सोहनलाल? हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि किस तारीख की किस फ्लाइट की टिकट बुक करानी है। उस प्लेन में हिंदुस्तान के लिए 3 टिकटें बुक करा लो। देवराज चौहान ने कॉफ़ी का घूंट भरा। और मैं कहीं से रिवाल्वरों का इंतजाम करता हूँ, जिन्हें छिपाकर अपने साथ लेकर हर हाल में प्लेन में सवार होना है। यहाँ कहाँ से रिवाल्वरें मिलेंगी? सोहनलाल के होठों से निकला। मिलेंगी। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। दुनिया का ऐसा कोई शहर, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हथियारों की अवैध बिक्री न होती हो। फ्लाइट नंबर 300 जो रोम से हिंदुस्तान के लिए रवाना होती थी, शाम के 7:35 का वक्त था उसका, और अब शाम के 4 बज रहे थे। फ्लाइट नंबर 300 का पायलट कैप्टन अजीत म्हात्रे होटल से 4 बजे ही रोम एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। वह 40 बरस का हैंडसम व्यक्ति था, अभी तक अविवाहित था और दूर दूर तक उसका शादी करने का अभी इरादा भी नहीं था। इतनी जल्दी एयरपोर्ट पहुंचने की खास वजह थी एयर होस्टेस रोमा। 26 वर्षीय एयर होस्टेस रोमा 3 महीनों से उसके स्टाफ में थी। वह ऐसी खूबसूरती की मालकिन थी कि जब भी वह किसी एयरपोर्ट से गुजरती तो हर एक की निगाह उस पर टिक जाती। प्लेन में यात्री महज उसे अपने समीप देखने की खातिर उसे ऑर्डर के लिए बुला लेते थे। रोमा इस बात को जानती थी और अनजान सी बनी दिलकश मुस्कान के साथ यात्रियों का ऑर्डर लेती। कई अमीर ज़्यादा यात्री उसके सामने फिर मिलने की ऑफर रखते, लेकिन रोमा मुस्कुराकर इनकार कर देती। वह सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी और अब तक दुनिया के न जाने कितने देशों की यात्रा कर चुकी थी। इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ के रेस्ट रूम में थी। कल ही वह हिंदुस्तान की फ़्लाइट से रोम पहुंची थी और आदत के मुताबिक किसी होटल में न ठहरकर एयरपोर्ट के रेस्ट रूम में ही ठहरी थी। कैप्टन अजीत म्हात्रे की नज़र रोमा पर थी। म्हात्रे कई बार रोमा को अपनी बातों के जाल में फंसाने की चेष्टा कर चुका था, परंतु रोमा ने उसे कभी भी लिफ्ट ना दी थी। आखिरी 2 बार तो रोमा ने होठों पर मुस्कान बिछाए सख्ती से म्हात्रे को मना कर दिया कि वह उसके करीब आने की चेष्टा न करे, परंतु पायलट अजीत म्हात्रे भी तय कर चुका था कि वह रोमा को हासिल करके ही रहेगा। अब भी म्हात्रे रोमा की ही वजह से करीब 1.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचा था। अजीत म्हात्रे ने एयरलाइंस के काउंटर पर जाकर अपने पहुंचने की सूचना दी और उसके बाद बेचैनी भरे अंदाज में रोमा की तलाश में लग गया। करीब 1 घंटे बाद रोमा उसे अपनी एयरलाइंस के काउंटर के पास से ही वहां मौजूद स्टाफ के आदमी से बातें करती मिली। म्हात्रे मुस्कुराता हुआ उसके करीब पहुंचा। गुड इवनिंग मिस रोमा। रोमा ने सिर घुमाकर म्हात्रे को देखा, फिर शांत स्वर में बोली, इवनिंग कैप्टन म्हात्रे। तुम तो फ्लाइट के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रही हो। म्हात्रे बराबर मुस्कुरा रहा था। रोमा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तभी पास खड़ा व्यक्ति रोमा से बोला, मिस रोमा, मुझे कई काम करने हैं, चलता हूँ, कहकर वह चला गया। एयरपोर्ट पर गूंजता मध्यम सा शोर उसके कानों में पड़ रहा था। कभी कभार किसी प्लेन के इंजन की धीमी सी आवाज़ कानों में पड़ने लगती। हर कोई अपने आप में व्यस्त नजर आ रहा था। रोमा वहाँ से जाने लगी तो म्हात्रे ने फौरन टोका, एक्सक्यूज मी मिस रोमा, अभी तो फ्लाइट में वक्त है, जाने की जल्दी भी क्या है? मुझे कुछ काम है, रोमा ने शांत स्वर में कहा। जानती हो मैं वक्त से पहले एयरपोर्ट क्यों पहुंचा? अजीत म्हात्रे होंठ सिकोड़कर मुस्कुराया। रोमा ने म्हात्रे को देखा।
चेहरे पर शांत भाव थे, परंतु उसकी आंखें बता रही थी कि वह जानती है महात्रे क्या कहने वाला है। तुम्हारे लिए। रीमा के चेहरे के कोमल भाव कुछ कठोर हुए। मिस्टर महात्रे, मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि मुझसे ऐसी बातें न किया करें। मेरे ख्याल में यह बात आप अक्सर भूल जाते हैं, रोमा ने तीखे स्वर में कहा। मैं कोई भी बात नहीं भूलता मिस रोमा, महात्रे दिलकश अंदाज में मुस्कुराया। लेकिन दिल नहीं मानता और फिर आपके सामने आ खड़ा होता हूँ। आप शायद नहीं जानती कि आप कितनी खूबसूरत हैं। आपको देखते ही मिस्टर महात्रे, रोमा की आवाज़ में कठोरता भर गई। प्लीज़ सुनिए तो, आपको देखते ही दिल धड़क उठता है। मैंने आज तक आप जैसी खूबसूरत होस्टेस नहीं देखी, लड़की नहीं देखी, खूबसूरत युवती नहीं देखी, जबकि मैं दुनिया में कहाँ कहाँ नहीं घूमा। यही वजह है कि आपको देखते ही। मिस्टर महात्रे, रोमा की आवाज़ में कठोरता भर गई। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मिस रोमा कि आप अपना कुछ वक्त मेरे साथ बिताएं, 2-4 दिन, ज़्यादा नहीं। आपने मुझे पागल कर रखा है। मैं आपकी खूबसूरती। शट अप, रोमा दबे स्वर में भिजे दांतों से कह उठी। आप हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं मिस्टर महात्रे। अजीत महात्रे के माथे पर बल पड़े। मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूँ और तुम। आप कैसे इंसान हैं मैं जानती हूँ, रोमा ने सख्त स्वर में कहा। मेरी खूबसूरती की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं। आपके मुंह से मैं अपने बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कहना चाहती हूँ कि मेरा रास्ता मत रोका कीजिए। महात्रे के होठों में कसाव आ गया। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी खूबसूरती पर। तुम 2 टके की एयर होस्टेस मेरे सामने जुबान चलाती हो। अभी तुमने महात्रे को ठीक से जाना नहीं है। मैं तुम्हारी खूबसूरती को तार तार करके रख दूंगा। तुम हो क्या, इसका एहसास मैं तुम्हें बहुत जल्द करा दूंगा। रोमा का चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख होकर धधक उठा। बहुत हो गया महात्रे, रोमा दांत भींचे गुर्रा उठी। मैं जान चुकी थी कि तुम कैसे इंसान हो। अब तो तुमने हद ही कर दी, लेकिन अभी तुम मुझे नहीं जानते। मैं होम मिनिस्टर की बेटी हूँ। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारे खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन लूँ और अपने पापा को भी सारी बात बताऊँ। अब इस बात का चैलेंज देती हूँ तुम्हें कि यह तुम्हारी आखिरी फ्लाइट है। हिंदुस्तान पहुँचते ही मैं तुम्हारे खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन लूँगी। मेरे पीछे पड़े तुम मुझ पर किस बात का जब दबाव डालते हो? लिखित रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बातें दर्ज होंगी और ऊपर से मेरे पापा का भी दबाव होगा। हर हाल में यह नौकरी अब तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। याद रखना मिस्टर महात्रे, यह तुम्हारी आखिरी फ्लाइट है। आज के बाद किसी प्लेन के कप्तान, पायलट तो क्या, स्वीपर भी नहीं रहोगे। सुलगते शब्दों में कहने के साथ ही दांत भींचे रोमा आगे बढ़ती चली गई। अजीत महात्रे की सुलगती नजरें जाती रोमा पर टिकी रहीं। महात्रे को आशा नहीं थी कि रोमा उसकी बात सुनकर इस हद तक हत्थे से उखड़ जाएगी। उसे पूरा विश्वास था जैसे देर सवेर में अन्य एयर होस्टेस को वह तैयार कर लेता था, रोमा को भी उसी तरह तैयार कर लेगा। लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा पड़ गया था। बात सीरियस हो गई थी। महात्रे नहीं जानता था कि रोमा होम मिनिस्टर की बेटी है। ऐसी स्थिति में रोमा का लिया गया एक्शन वास्तव में उसकी नौकरी छीन सकता था, उसका कैरियर बर्बाद हो सकता था, सारे ऐशो आराम छीन सकते थे। जो बदनामी होगी वह अलग। इस मामले को किसी तरह ठंडा करना होगा। महात्रे को पूरा विश्वास था कि वह रोमा को संभाल लेगा, उसे सॉरी कह देगा और इस मामले को दबा देगा। सब ठीक हो जाएगा। अभी बात हद में थी। ठंडे दिमाग से सोचने के बाद अजीत महात्रे ने रोमा को तलाशना शुरू किया। रोमा से माफ़ी मांगकर वह रोमा के गुस्से को ठंडा कर देना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि बात आगे जाए। इसमें उसका नुकसान ही नुकसान था, क्योंकि एक बार करीब 2 साल पहले एक एयर होस्टेस की उसने इज्जत लूटने की चेष्टा की थी और बात फैल गई थी। परंतु इज्जत की खातिर उस होस्टेस ने ऐसा कुछ होने से इनकार कर दिया था। इस पर बड़े अधिकारियों ने उसे वार्निंग का लेटर दिया था कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत मिली तो उसकी नौकरी छीनने के साथ साथ उसे सज़ा भी दी जाएगी। कोशिश करने पर भी महात्रे एयरपोर्ट पर रोमा को तलाश नहीं कर पाया। आखिरकार उसके सामने एक ही रास्ता था कि प्लेन जब टेक ऑफ कर जाए तब वह रोमा से बात करे। देवराज चौहान जानबूझकर एयरपोर्ट पर देरी से पहुंचा। तब प्लेन जाने में सिर्फ 25 मिनट बाकी बचे थे। एयरपोर्ट पर देरी से पहुंचने की खास वजह थी जल्दी की हड़बड़ी दिखाकर वह तलाशी से बचना चाहता था।
हाथ में ब्रीफकेस था और टांगों पर टेप से 3 रिवाल्वर चिपका रखे थे कि कहीं तलाशी के दौरान वह रिवाल्वर एयरपोर्ट के अधिकारियों के हाथ न लग जाएं। ऐसा हो जाने से प्लेन हाईजैक की योजना पर पानी फिर सकता था। एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 300 के काउंटर पर पहुंचते ही उसने जल्दी से अपना ब्रीफकेस खोलते हुए कहा, इंडिया जाने वाली 300 फ्लाइट अभी रनवे पर है ना? सॉरी सर, आप लेट हो गए, काउंटर के पीछे खड़े व्यक्ति ने कहा। सारे पैसेंजर प्लेन में पहुंच चुके हैं, अब तो प्लेन की सीढ़ी हटने वाली होगी। देवराज चौहान ब्रीफकेस से पासपोर्ट और टिकट निकालकर आगे बढ़ता हुआ बोला, प्लीज़ सर, मेरा हिंदुस्तान पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी उस फ्लाइट में पहुंच सकता हूं। मेरे पास इस ब्रीफकेस के अलावा और कोई सामान नहीं है। एयरपोर्ट के कर्मचारी ने होंठ सिकोड़कर क्षणिक सोचा। प्लीज़ सर। कर्मचारी ने जल्दी से उसका पासपोर्ट और टिकट लेकर चेक की। आपका नाम? सुरेंद्र पाल। अपना काम पूरा करते हुए कर्मचारी ने कुछ दूर खड़े व्यक्ति को पास बुलाया। मिस्टर सुरेंद्र पाल का ब्रीफकेस चेक करो, हरी अप। इन्होंने फ्लाइट नंबर 300 लेनी है, जो कि टेक ऑफ के लिए लगभग तैयार है। उस ऑफिसर ने देवराज चौहान का ब्रीफकेस खोलते हुए कहा, हिंदुस्तानियों को हर जगह लेट पहुंचने की आदत है, वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे आप? ब्रीफकेस में पड़े सामान को चेक करते हुए उसने उखड़े स्वर में कहा, आंख नहीं खुली? सॉरी सर, मैं जरा। ब्रीफकेस में कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। उस ऑफिसर ने ब्रीफकेस बंद करके देवराज चौहान की तरफ सरका दिया। थैंक यू सर। कर्मचारी तब तक उसका पासपोर्ट और टिकट चेक कर चुका था और दोनों चीज़ें देवराज चौहान की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, मिस्टर सुरेंद्र पाल, आप गेट नंबर 6 पर जाइए और वहां से किसी से भी फ्लाइट नंबर 300 के बारे में पूछ लीजिएगा। 1 मिनट की भी देरी आपकी फ्लाइट मिस करा सकती है। थैंक यू वेरी मच। देवराज चौहान ने मन ही मन चैन की सांस ली कि इस जल्दबाजी से वह तलाशी से बच गया। टांगों पर टेप से चिपके रिवाल्वर सुरक्षित रहे। ब्रीफकेस थामे देवराज चौहान जल्दी से डिपार्चर गेट पर पहुंचा। शाम का धुंधलका अंधेरे में बदल चुका था। सामने ही विशाल रनवे नजर आ रहा था और उस पर खड़े प्लेनों की तीव्र लाइटें चमक रही थीं। इंजनों की आवाज़ों का तीखा शोर कानों में पड़ रहा था। इस वक्त रनवे बेहद व्यस्त नजर आ रहा था। कुछ दूर एक प्लेन लैंड करता नजर आ रहा था। देवराज चौहान सामने खड़े पोर्टर के पास पहुंचा। फ्लाइट नंबर 300 किस तरफ है? उधर। पोर्टर ने कुछ दूर नजर आ रहे एक प्लेन की तरफ इशारा किया, जिसकी लाइटें चमक रही थी और इंजन की तेज आवाज़ स्पष्ट कानों में पड़ रही थी। प्लेन की सीढ़ी हटाई जा रही है, जल्दी कीजिए। ब्रीफकेस थामे देवराज चौहान तेजी से प्लेन की तरफ भागा। प्लेन की सीढ़ी हटाए जाने की तैयारी थी। सीढ़ी के पास खड़े कर्मचारियों को उसने अपनी टिकट थमाई। कर्मचारी ने देवराज चौहान को देखा। आप ठीक वक्त पर पहुंचे। उस कर्मचारी ने टिकट चेक करके उसका आधा हिस्सा फाड़ा और टिकट वापस देवराज चौहान की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, मेरे ख्याल से हर जगह देर से पहुंचना आपकी आदत में शामिल है। कभी प्लेन मिस हो जाएगा तो आपकी आदत खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। देवराज चौहान टिकट थामकर प्लेन की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुस्कुराकर बोला, थैंक यू ऑफिसर। प्लेन के दरवाजे पर अपनी खूबसूरती को झलकाती रोमा खड़ी थी। देवराज चौहान प्लेन में प्रवेश करते हुए रोमा से बोला, मैडम, मैं वक्त पर पहुंच गया। लक्की हैं आप, रोमा ने मुस्कुराकर कहा। उनके देखते ही देखते प्लेन के साथ सटी सीढ़ी हटती चली गई। रोमा ने प्लेन का दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक किया और देवराज चौहान से बोली, आइए, मैं आपको आपकी सीट तक पहुंचा दूं। श्योर मैडम। रोमा ने देवराज चौहान के हाथ से टिकट ली, उस पर मौजूद सीट नंबर देखा और फिर देवराज चौहान को एक सीट पर ले जाकर बैठा दिया। देवराज चौहान ने टिकट को ब्रीफकेस में डाला और अपने अगल बगल देखा। दाईं तरफ 50 बरस की औरत बैठी थी और बाईं तरफ 30 वर्षीय युवक मौजूद था। देवराज चौहान उठा और लगेज रैक में ब्रीफकेस रखकर वापस अपनी सीट पर आ बैठा। इस दौरान उसने देख लिया था कि उसके पीछे वाली सीट पर अपने कीमती सूट में सोहन लाल मौजूद था। सोहन लाल ने जानबूझकर तीनों सीटें अलग अलग बुक कराई थी। रुस्तम राव की सीट देवराज चौहान के आगे वाली लाइन में थी। देवराज चौहान की पैनी निगाह इधर उधर घूम रही थी। उसे कालीदास फुलेरा या उसके आदमियों की तलाश थी। बहुत बोर सफ़र होता है प्लेन का, उसके बगल में बैठी औरत बोली। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। यह प्लेन हिंदुस्तान किस वक्त पहुंचेगा? बात करने के लहजे से वह औरत पुनः बोली, वक्त तो मालूम नहीं मैडम, लेकिन आधी रात को किसी वक्त पहुंचेगा। यह तो मैं भी जानती हूँ। देवराज चौहान ने बगल में बैठे युवक को देखा, जो अपना बैग सीट के नीचे रखे आंखें बंद किए आराम के अंदाज में बैठा था। तभी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर
स्टीवार्डेस का मीठा स्वर सुनाई दिया। गुड इवनिंग, हम अपनी एयरलाइंस की तरफ से विमान के यात्रियों का स्वागत करते हैं। कृपया अपनी सेफ्टी बेल्ट बांध लीजिए। आपकी यात्रा शुभ हो। प्लेन उड़ान भरने वाला है। धन्यवाद। देवराज चौहान के बगल में बैठा युवक आंखें खोलते हुए बड़बड़ा उठा। पहले बेल्ट बांधो फिर खोलो, क्या मुसीबत है। बड़बड़ाने के साथ ही उसने सीट के नीचे हाथ डालकर बेल्ट निकाली और बांधने लगा। देवराज चौहान ने भी बेल्ट बांधी। बेल्ट बांधने को लेकर विमान में मामूली सी हलचल हुई और थम गई। एकाएक विमान के इंजनों का शोर बढ़ता जा रहा था। बेल्ट बांधने के दौरान सीटों की अगली कतार में बैठा रुस्तम राव पल भर के लिए उठा। गर्दन पीछे की। देवराज चौहान से उसकी नज़रें मिली और बैठ गया। वह देवराज चौहान को अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहता था। तभी विमान के इंजनों के शोर में बगल में बैठी औरत ने पूछा, आप रोम में रहते हैं या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। वहाँ क्या करते हैं? बिजनेस, एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है। रोम बिजनेस के ही सिलसिले में आया था। यहाँ क्या काम पड़ गया? मेरी एजेंसी फिल्मी कलाकार काजोल को लेकर साबुन की विज्ञापन फिल्म बना रही है, देवराज चौहान ने कहा। उस फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में रोम आया था। काजोल के साथ? औरत का चेहरा खुशी से खिल उठा। हाँ, बाई गॉड, अब वह कहाँ है? मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वह काजोल तो शूटिंग समाप्त होते ही दोपहर के प्लेन से चली गई। मुझे यहाँ के बिल चुकाने थे, इसलिए रुकना पड़ा। देवराज चौहान का स्वर बेहद सामान्य था। बैड लक, औरत ने गहरी सांस ली। काश मैं भी दोपहर के प्लेन से हिंदुस्तान चली जाती तो काजोल से मुलाकात हो जाती। गोल्डन चांस मिस हो गया मिस्टर सुरेंद्र पाल। सुरेंद्र पाल जी, क्या कहूँ आपसे, मैं तो काजोल की माँ तनुजा की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हाथी मेरे साथी में उसने क्या एक्टिंग की थी। और तभी विमान के इंजन जोरों से चीख उठे। औरत को खामोश हो जाना पड़ा। तभी उसकी बगल में बैठा युवक देवराज चौहान से कह उठा, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि उड़ने से पहले विमान के इंजन इतनी तेज आवाज़ क्यों करते हैं। अब धीरे धीरे इंजनों का शोर कम होने लगा था। इंजनों को पूरी रेस दी जाती है। प्लेन का ज़मीन छोड़ने से पहले यह सब करना ज़रूरी होता है। हर इंजन में 2 मैग्नेट होते हैं, ताकि फ्लाइट के दौरान एक मैग्नेट काम करना बंद कर दे तो इमरजेंसी में दूसरे मैग्नेट से काम किया जा सके। इसलिए हर इंजन को पूरी रेस देकर मैग्नेटों को चेक किया जाता है कि वह ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। मैग्नेट ठीक होने पर ही प्लेन टेक ऑफ करता है। ना ठीक हो तो? युवक ने पूछा। फिर प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा जब तक कि मैग्नेट काम नहीं करते, देवराज चौहान ने कहा। आप तो प्लेन के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी जानकारी। प्लेन उड़ा लेते होंगे? युवक के सवाल पर देवराज चौहान मुस्कुराया। नहीं, जानकारी होने का यह मतलब नहीं होता कि प्लेन उड़ाया जा सके। इंजनों की आवाज़ अब गूंज में बदल चुकी थी। यात्रियों को हल्का सा झटका लगा। स्पष्ट था कि विमान ने रनवे छोड़कर आसमान की तरफ रुख कर लिया था। इंजनों का शोर धीमा होने लगा। इंजनों का शोर धीमा होने लगा। एयर टाइट खिड़कियों से एयरपोर्ट और शहर की रोशनियां चमकती नजर आ रही थी, जो हर पल दूर होती जा रही थी। विमान हर पल ऊपर की तरफ उठता जा रहा था। तभी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर परिचारिका का स्वर सुनाई दिया। अब हम आकाश में पहुंच गए हैं। यात्री अपनी पेटियां खोल सकते हैं। ज़रूरत महसूस करें तो सिगरेट भी पी सकते हैं। धन्यवाद। प्लेन में अब बातों की मध्यम से आवाज़ गूंजने लगी थी। प्लेन में 162 यात्री थे। विमान से रोम की रोशनियां अब मध्यम सी होती जा रही थी। उसके बाद धीरे धीरे विमान बादलों में प्रवेश करता हुआ गुम हो गया। जहां बादलों के झुंड नहीं थे वहां पर विमान नजर आने लगता। बादलों का झुंड आने पर विमान पुनः छिप जाता। विमान में 5 एयर होस्टेस थीं, मिस रोमा, सूर्या, कपिला, अंजना और सविता। यात्रियों ने जब बेल्टें खोली तो कुछ पलों बाद सारी एयर होस्टेस यात्रियों के बीच नजर आने लगी, ताकि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह पूरी की जा सके। रोमा मुस्कुराती हुई यात्रियों के ज़रूरत के सामान को अपने मस्तिष्क में बिठा रही थी। वह बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में विमान के कैप्टन अजीत महात्रे के प्रति सुलगन व्याप्त थी। वह जल्द से जल्द हिंदुस्तान पहुंचकर महात्रे के खिलाफ एक्शन लेना चाहती थी।
तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं पर विराम लेता है। आपसे फिर मुलाकात होगी विस्फोट के तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।